हे गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले ताकि यह वाली वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जब यही नकताज़ा चल रही थी, फ्रेगहाइम ऑर्डर तक एक काली खबर पहुंची। जूली वॉन डायाफ्राइटन को उसके सबसे भरोसेमंद नाइट्स में से एक की तकदीर की खबर मिली। जब उसने सुना कि वेरॉन बर्ग की एस्कॉर्ट मिशन में शहीद हो गया तो वो हिल कर रह गई। वो उठ खड़ी हुई और अपने लोगों को रवाना होने का आदेश दिया। जूली सीधा डेकुलिन से सुनना चाहती थी कि असल में क्या हुआ था। रेस्टोरेंट में वापस वाइस चीफ लिलिया ने इल्हेम के बीच दिन वाली नशेड़ी दखलंदाजी पर लड़खड़ा कर खाना बंद कर दिया। उसने उस लड़के को रिवाइंड परिवार के वर्तमान मुखिया के रूप में पहचान लिया। दो टकराते शक्तिशाली नोबल क्लैंस के बीच फंसी हुई वो कम से कम कहें तो उलझन में थी। इल्हेम स्पष्टता चाहता था। मीटिंग में डेकुलिन की अजीब पोजीशन का क्या मतलब है? उसका खाली दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि एक ओकलैंड किसी ब्लड शॉट के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों खड़ा हो रहा है। ऐसी बम खबर सुनकर लिलिया का चेहरा लगभग खुलने वाला था। उसकी असल प्रतिक्रिया बाहर आने ही वाली थी। इल्हेम को याद था कि इसी के उम्र के साथी ने पहले कहा था कि वह उन ब्लड शॉट्स को मिटा देना चाहता है। तो क्या बदला? पहले भी डेकुलिन बस यही चिल्लाया करता था कि ऐसे नीच प्रजाति को जीने का हक नहीं होना चाहिए। ऊपर से उसने यूनिवर्सिटी में ब्लड शॉट्स की निंदा करते हुए एक पेपर भी प्रकाशित किया था। इल्हेम ने प्रोफेसर को उकसाने की कोशिश की, आरोप लगाते हुए कि उसने किसी ब्लड शॉट दास को रिसर्च के लिए रखा होगा, ऐसे टैलेंटलेस याक के लिए। हैरानी की बात, एलन ने अपने बॉस की जोरदार रक्षा की। नैपकिन से धीरे लिपस्टिक पहुंचते हुए डेकुलिन ने असिस्टेंट से कहा कि चुप करो, सब ठीक है। बस ऐसे सड़े हुए चीज वाले दिमाग वाले आदमी से जुबान बेकार मत गवाओ। इस तरह की सतही सोच इल्हेम जैसे इंसान से ही उम्मीद की जा सकती थी। इल्हेम ने कुल मिलाकर इस अपमान को काफी ठंडे दिल से हजम कर लिया। उसने बस डेकुलिन को याद दिलाया कि यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रेजेंटेशन तक सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सब देखेंगे कि प्रोफेसर की बातें सिर्फ दिखावा है या असलियत। फिर वाइस चीफ लिलिया ने जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की जब उसने बेतुकी खुलासों की एक साजिश सुनी। एक ओकलैंड क्यों खुद को सबका दुश्मन बनाएगा और ब्लड शॉट्स के साथ जाएगा, ये तो समझ से परे था। वो भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उस आदमी के खिलाफ ब्यूरो में इतने लंबित मुकदमों के बावजूद उसने ऐसा कुछ कर डाला होगा। शायद लॉकहार्ट की वो आखिरी बातें जेल में फेंके जाने से पहले की किसी हद तक वजन रखती हो। डेकुलिन का एक बीच सिक्योरिटी ब्यूरो की वाइस चीफ के दिमाग में सुई की तरह गंदरा जा चुका था। उस यादगार लंच के अगले दिन डेकुलिन ने आखिरकार एक्शन लिया और बर्ग छोड़ने से पहले शहर के नामी कारीगरों में से एक को अपना नया वैंड बनवाने के लिए कह दिया। उस शख्स से बात करके उसे एक सब क्वेस्ट मिला, रॉक का वैंड। क्वेस्ट एक्टिव करने के लिए चाहिए था ठोस फेम, बढ़िया दिल, टॉप क्वालिटी मटेरियल्स और कम से कम 2 बार की मुलाकात। कंप्लीट होने पर उसे मिलता एक स्टोर करेंसी पॉइंट और रॉकोलॉक द्वारा बनाया गया वैंड। सारे कंडीशन पूरे होने की वजह से उसने बिना किसी झंझट के ये क्वेस्ट क्लियर कर लिया। नया वैंड हाथ में लेकर डेकुलिन और एलन ने घर वापसी की ट्रेन पकड़ ली। वापसी के रास्ते में उनकी ही कैरेज में बैठा था गुस्से वाला नोबल बारून। उसने अपना दुश्मनी छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। शुक्र है कि लंबी सवारी में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बस पूरा माहौल बेहद असहज रहा। अंदर से प्रोफेसर बस एक ही बात सोच रहा था, जल्दी से मैजिक टावर वापस पहुंचना है। आखिरकार वे तनाव भरी उस कैरेज से उतरे। अब बस एक और ट्रेन ट्रांसफर बाकी था और वे जल्द ही बर्फ के अलावा कोई और नज़ारा देखने वाले थे। प्लेटफॉर्म पर जूली के नेतृत्व में पूरा ऑर्डर ऑफ फ्रेगहाइम उनके उतारने का इंतजार कर रहा था। बिना फॉर्मेलिटीज़ के उसने सीधे अपने मंगेतर से घात के बारे में पूछा और बच निकलने के लिए कुछ शिष्ट शब्द कहे। यह साफ था कि उसे पहले ही वेरॉन की मौत की खबर मिल चुकी थी। डेकुलिन को पता नहीं था ऑर्डर ने कौन सा वर्जन सुना, पर साफ था वे खुश नहीं थे कि सिर्फ वही बचा जबकि उनके साथी मारा गया। वहीं जूली टूटी हुई दिख रही थी और उसकी आवाज़ में धक्का था। उसने सुना था कि डेकुलिन और वेरॉन ने मिलकर सिविलियंस को बचाने की कोशिश की। तो वह बस एक और सवाल पूछना चाहती थी। वो बस जानना चाहती थी वेरॉन के आखिरी लम्हे कैसे गुजरे थे। जूली की शोकाकुल और उम्मीद भरी आंखें डेकुलिन से टकराईं। एक पल के लिए प्रोफेसर नहीं जान पाया कि क्या जवाब दे। आज से पहले तो उसने सोचा था कि वह सब कुछ बताएगा, सच, पूरा सच, और बस सच ही बताएगा। वह तैयार था बताने के लिए कि कैसे वेरॉन ने उसे मारने की कोशिश की और कैसे खूनी झड़प के बाद सब कुछ इस मोड़ पर आ पहुंचा। कम से कम जूली के प्रति सच्चा बनना चाहता था। पर अब उसके सामने खड़ी जूली को देखकर, वो दुख देखकर डेकुलिन कुछ भी कह पाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो इस बात पर सोच रहा था कि सच बताए या उसे क्रूर हकीकत से अनभिज्ञ रहने दे, कौन सा लिहाज चुनना है। जूली का हौसला कभी डिगेगा नहीं, पर उसका दिल उतना लोहे जैसा भी नहीं जितना वो दुनिया के सामने दिखाती है। डेकुलिन ने उसे ऐसे ही जाना था। अगर वह सच सुन लेगी तो खुद को हर बात के लिए दोषी ठहराएगी, अपने अधीनस्थों की गलतियों को अपने ऊपर ले लेगी और गिल्ट में खुद को कड़वा यातना दे देगी। भारी मन से डेकुलिन ने विलेन बनकर सच छिपाने का फैसला किया। ट्रेन पर जो कुछ हुआ वो अब नहीं बताएगा। निश्चित रूप से लोग उसकी निंदा करेंगे, पर वह इस बात का आदी था। वे कुछ देर चुप रहे। काफी देर तक की ट्रेन अटेंडेंट ने एम्पायर जाने वाले पैसेंजर्स का ऐलान कर दिया। अब डेकुलिन और एलन को चौथी ट्रेन पकड़नी थी। तो उसने अपनी मंगेतर को छोटा सा जवाब दिया। वेरॉन के आखिरी पल भावुक थे। तकनीकी तौर पर उसने बस कुछ और डिटेल्स रोकी थी, फिर भी जूली अभी भी टूटती दिख रही थी। उसने शिष्टतापूर्वक धन्यवाद कहा कि इतनी जल्दी मीट करने का समय निकाला। फिर वे उत्तर की ओर गए ताकि अपने साथी के अवशेषों का एस्कॉर्ट कर सके। उसे जाते देखकर डेकुलिन अंदर से पिघल गया। उसे खुद पर हंसी आई और पछतावा भी हुआ। पहले वाले डेकुलिन की जूली के लिए जो भावनाएं थीं उन पर काबू नहीं पाया। फ्रेगहाइम ऑर्डर दूर जाने के बाद सुनिश्चित कर एलन ने कहा कि वे लोग कितने रूड थे।
वे भी उस अम्बुश के शिकार थे, पर अपनी नाराजगी और घृणा छिपाने तक की जहमत नहीं उठाते। प्रोफेसर को इससे फर्क नहीं पड़ा। वे नाइट्स बस मूर्ख थे, और ये सब उनसे अनजाने में साइल्विया ने दूर से पूरी बात देख ली थी। वह दौड़ी आई और प्रोफेसर से पूछा कि उसने क्यों रोका। डेकुलिन ने पूछा वह किस बारे में बात कर रही है, पर उसने खुलकर कुछ बताने से इनकार कर दिया। बदले में उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक गिफ्ट निकाल कर दिया, किसी तरह की पुरानी किताब। उपनास्त्र प्रोफेसर को उपहार थमाकर वो खामोशी से भाग निकली, कुछ और कहे बिना। निकोलाइन हैरान रह गया, और एलन भी। ये ट्रिप बहुत लंबी हो गई थी, आखिर तक पूरा देहांत कर देने वाला अनुभव रहा। अब बस घर पहुंचकर आराम करना ही चाहता था। आखिरकार प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट आखिरी ट्रेन चढ़े और मैजिक टावर लौट चले। बर्ग के बाहरी इलाके पहुंचते ही जूली ने तुरंत पूछा कि वेरॉन के साथ क्या हुआ था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पहली घात में प्रोफेसर डेकुलिन ने हालात संभाले और वेरॉन के साथ मिलकर नागरिकों को बचाया। दूसरी घात में ट्रेन उल्टी हो गई और उसी वक्त वेरॉन नीचे गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वीआईपी कार चट्टान से लटकी रह गई। सार ये कि दोनों ही हीरो ने असंभव हालात में सब कुछ आजमाया और उसकी कीमत वेरॉन की जिंदगी बनकर चुक गई। जूली ध्यान से सुनती रही और विवरण सुनकर स्थानीय अधिकारी का शुक्रिया अदा किया। वाइस कैप्टन ने पूछा कि क्या कुछ यादगार चीजें घर ले जा सकते हैं, पर कुछ भी जिंदा नहीं बचा। और वैसे भी इस सीजन के आसपास बर्ग की राह में घटित अपराधों को अनलिखा नियम के तहत छोड़ दिया जाता है। जूली ने अपनी भरोसेमंद दाहिनी बांह खो दी थी और वेरॉन इस दुनिया को बेफायदा छोड़कर चला गया। वो जो दुख और शोक उसने महसूस किया, घुटन सा कर देने वाला था। मैजिक टावर वापस लौटने से पहले डेकुलिन अपने पारिवारिक घर गया और वहीं उसकी बहन ने उसे खरी खोटी सुना दी। पता चला वह बर्ग में फिर से परिवार का चेक लेकर आया है और वो आग बबूला थी। यूरियल पहले ही कई बार कह चुकी थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, पर वह ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई अनलिमिटेड मनी ग्लिच हो। ऐसे रहा तो 2 महीने भी नहीं टिकेंगे। स्वीकार करना होगा, वैंड बनवाने की फीस उसकी उम्मीद से ज्यादा थी, पर जो होना चाहिए था हुआ। नामी क्राफ्ट्समैन को कमीशन देना कोई हल्का काम नहीं। फिर भी जब उसने सुना कि उनके पास बस अगले 2 महीने का पैसा ही बचा है तो हैरान रह गया। ये चेतावनी थी, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा, एक पल रुको, मैं फंड सुरक्षित करा रहा हूं। बहन को शांत होने के लिए कहा। डेकुलिन यूरियल को गोदाम ले गया जहां उसने हाल ही में खरीदी हुई खजानों को रखा था। इस पर मिस उकी ने भड़क उठी। उसे लगा वो बस अपनी दौलत दिखा रहा है। सच कहूं तो उसे ज्यादा जख्म इस बात ने दिया कि अब तक वो एक लेडी की तरह नहीं बल्कि ब्रूट की तरह बोलती आ रही थी। यूरियल लगभग वहीं पर हत्या करने को तैयार हो गई। ये बंदा परिवार को दिवालियेपन के कगार पर धकेल रहा था और उसको बोलने के अंदाज पर चिल्ला रहा था। वहीं डुलिन सोच रहा था कि इन सामानों को देखकर उसकी वेल्थी मैग्नेट क्षमता क्यों सक्रिय हुई थी। तब उसने बस सोचा था कि ये आर्ट इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू स्टोर करने के जरिए। लेकिन ठीक बर्ग छोड़ने से पहले उसे एहसास हुआ। उसने हाल ही में अपनी दौलत बढ़ाने का एक तेज तरीका ढूंढ लिया था, और वो था उसकी दूसरी टूटी हुई ताकत, मीडास टच का इस्तेमाल। पहला निशाना था सामने रखी हुई एक वजनदार वज्र। यूरियल उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं हुई। उसकी नज़र में ये बेवकूफ़ भाई बस खड़ा हाथ आगे बढ़ाए मूर्ख की तरह दिख रहा था। जब वो बड़बड़ा रही थी और शोर मचा रही थी, डेकुलिन ने पहला आइटम मॉडिफाई कर लिया था। अगले स्टेप में एक अप्रेजर बुलवाना और सामान को फिर से ऑक्शन में लगाना था। आधा दिमाग रखने वाला भी उसे पागल समझेगा। एंटीक 25 दिन पहले खरीदी और फिर बेच दी जाए, जबकि उन्हें लंबे समय के लिए रखना चाहिए। बस पैसे खोने का पक्का फॉर्मूला है। अभी हालात ऐसे हैं कि ये आइटम उसके खरीदे हुए आधे दाम पर भी नहीं बिकेंगे। शिकायतों को अनसुना करके उसने बटलर रॉय को अप्रेजर बुलाने और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। पूरब के मास्टर क्राफ्ट्समैन की वाच की नई डिस्क्रिप्शन देखने पर उसकी पोटेंशियल जाग उठी। अब उसमें एक स्पेशल इफेक्ट था। ऐसी फूल रख सकता है जो कभी मुरझाएंगे नहीं। ऊपर से वे फूल धीरे धीरे बदलते जाएंगे और हर पंखुड़ी अलग असर देगी, मिड से हाई क्लास फैटिक रिकवरी तक। उसने ये वॉच 2.5 मिलियन एलिन में खरीदी थी, पर अब ये वही आइटम बन चुकी थी जिसे छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट टीम जल्दी आ पहुंची। यूरियल को बोलने या विरोध करने का भी वक्त न मिला। उसकी नज़र में ये एक मूर्खतापूर्ण बैंडेड था जो आखिरकार उन्हें दिवालिया कर देगा। बहन से तकरार से थककर डेकुलिन ने उसकी चिंता ठुकरा दी और काम के लिए तैयार हो गया। विज्ञान विश्वविद्यालय के मैजिक टावर में वापस नई मैजिक एक्सप्लोरेशन क्लब ने अपना खुद का क्लब रूम स्थापित कर लिया था। अंदर 5 साधारण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी फुसफुसाते हुए कार्ड खेल रहे थे अपने डाउन टाइम में। उनमें से एक थी एफेरिन, जिसने अपने हाथ को ठोक कर धड़काने वाली नजर दिखाई, पक्का फुल हाउस किंग्स के साथ। उसकी क्लबमेट्स हैरान रह गए। कार्ड्स की बात हो तो वो लगभग अनबीटेबल है। एक पूरा हफ्ता सफाई से छूट पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। क्लब रूम का माहौल मुस्कुराता और आरामदेह था। जिन छात्रों के पास नोबल बैकग्राउंड नहीं था, अब उनकी भी अपनी एक जगह थी। कभी कभी एफेरिन सोचती है कि क्या ये सब कोई ड्रीम तो नहीं है। वो एक बदनामी झेल चुके सूखे परिवार से आती है। अकादमी जाना उसके बस की बात नहीं थी। टावर में कदम रखते ही उसे नफरत और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक नोबल छात्र की तिरस्कार अलग थी, पर ज्यादातर प्रोफेसर भी उसके साथ अच्छे नहीं थे। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसे लिमिट्स तक धकेल दिया, यहां तक कि एक्सपल्शन का खतरा भी उठ खड़ा हुआ। सोचना कि सब कट जाएगा और बस दोस्तों के साथ सादे सीधे मजे कर सकेगा, वो सच्ची खुशी थी। अचानक वह खुशी खुशी बोल पड़ी कि उसने इस ऑर्डिनरी मैजिक एक्सप्लोरेशन क्लब को कितना प्यार किया है जो उन्होंने बनाया। उसकी दोस्त ने संभलाने की सलाह दी, बहुत ज़्यादा फ्लैशी मत हो, नहीं तो अगर फिर कोई टारगेट कर दे तो पता नहीं क्या होगा। और कहा जाता है ना, जैसे ही ये हुआ, एक प्रोफेसर दहाड़ते हुए क्लब रूम में घुस आया
और कुछ देहाती लोगों को मजे करते देखकर उसका गुस्सा उबल उठा। एक छात्र जो डेकुलिन का कॉस्प्ले कर रहा था और फेल दिखता था, उसने इन लो क्लास आम लोगों के खिलाफ शिकायत कर दी। बोला, ये लोग टॉवर की जगह घेर रहे हैं और फालतू गरीबों वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं। एफेरिन ने तुरंत प्रोफेसर रिलन और उस कमीने बेग को पहचान लिया। ये दोनों आम लोगों से जुड़ी हर बात को बड़ा बना देने के लिए बदनाम थे। प्रोफेसर रिलन ने ऑर्डिनरी मैजिक एक्सप्लोरेशन क्लब के साइन को देखा और बिना वजह बुरी तरह ऑफेंडेड हो गया। हालांकि ये स्वागत योग्य विजिट नहीं थी, एफेरिन और गैंग को कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी। अब इसे शालीन तरीके से हैंडल करना था। तो उसने ठहरे हुए अंदाज में अपनी बात रखी और शांत होकर समझाया कि उन्हें आधिकारिक क्लब बनाने की अनुमति दी गई थी। प्रोफेसर रिलन पागल सा हो गया। उसे कोई भी नजर नहीं आता जो प्रेस्टिजियस मैजिक टावर में ऐसे बेवकूफाना पुअर पीपल क्लब को कोसाइन कर दे। फिर उसने एफेरिन को उसी लो लाइफ के रूप में पहचाना जो कुछ दिन पहले सिल्विया ट्रायल में था। हर बार जब ये सो कॉल्ड प्रोफेसर उसे लो लाइफ कहते हैं, एफेरिन का रिटेलिएट करने का इरादा और मजबूत हो जाता है। उसकी तीखी नजरों को भांपते ही प्रोफेसर रिलन को बहाना मिल गया। उसने उसे एरोगेंट ब्रैट का टैग दे दिया, जैसे सजा मांग रही हो। जूलिया अपनी दोस्त को अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसने एफेरिन को बचाने की कोशिश की और उसकी बदले लेने वाली नजर को हटाने की जद्दोजहद की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच प्रोफेसर के पास बैठा एक छात्र उन रिप्रिमांडेड देहातियों पर हंसने लगा। रिलन ने पूछना शुरू कर दिया कि ऐसा आउटरेजियस क्लब किसने स्पॉन्सर किया होगा, और उसी वक्त सवाल उठाते हुए वह कमरे की तरफ बढ़ा। एफेरिन ने सबसे पहले नोटिस किया कि आखिर कौन आ गया है। वहीं बेखबर सुअर रियान अभी भी बकबक कर रहा था और अपनी गंदी थूक हर तरफ उछाल रहा था। ठीक समय पर प्रोफेसर डेकुलिन आ पहुंचे और उस एलिटिस्ट प्रोफेसर के ऊपर खड़े होकर दावा कर दिया कि वही हैं जिन्होंने नए क्लब को को साइन किया है। उन्होंने उस सुअर पर भयानक दबाव डाला और पूछा कि क्या उसके लिए कोई प्रॉब्लम है अगर वह एक नया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने बाकी छात्रों को राहत दी, पर एफेरिन को फिर भी उस शख्स पर शक बाकी रहा। रेलन को उस तिकड़मी हेड प्रोफेसर की मौजूदगी में खून सूखता सा महसूस हुआ। डेकुलिन ने उस फटेहाल छूटे को उसी मसले पर दबाना जारी रखा, क्योंकि उसने हॉल के उस पार से आई अपमानजनक मांगें सुन रखी थीं। चालाक प्रोफेसर अपनी बहन से चिढ़कर घर से भागा था और मुसीबतें उसे काम तक पीछा करती रहीं। आज वह छोटी सोच वालों से बहस करने के मूड में नहीं था, तो उसने बस अपनी आभा से काम चलने दिया। उसने रैन को घबराते देखा और कोई रास्ता सोचने लगा। मोटे चूंटे का रुख पूरी तरह बदल गया। वह सबसे दयालु दिखने वाले शिक्षकों में से एक बन गया और कहने लगा कि क्लब रूम बहुत खाली पड़ा है। उसने कहा कि इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर के मैचों को बेहतर उपकरण और फर्नीचर चाहिए थे, और इसी वजह से वह पहले गुस्से में था। उसने बस अपना गुस्सा लगाया क्योंकि कीमती छात्रों को वो संसाधन नहीं मिल रहे थे जिनके वो हकदार थे। तो उसने स्वयं यह जिम्मेदारी लेने की पेशकश की कि वह क्लब रूम को सजाएगा और सब कुछ बदल देगा। डेकुलिन ने बस उस मोटे चूंटे को अपनी गलती से निकलने और पछताने दिया। अब उसे अपनी क्लास के बादलों को कसकर पकड़कर आम लोगों के क्लब की मदद करनी थी। बाहर निकलते वक्त डेकुलिन ने उन खबरची छात्रों में से बेग को किनारे किया और यूं ही कहा कि जो लोग कॉकरोच जैसे हैं वे हमेशा वैसा ही व्यवहार करेंगे। बेसिकली बच्चे को कॉकरोच कहने के बाद वह अपने ऑफिस की तरफ चला गया। बेग नाम का शरारती लड़का उस कठोर पर सच्चे बयान को ठंडे तरीके से नहीं ले पाया। उस दिन बाद में प्रोफेसर डेकुलिन ने बुर से वापसी के बाद अपनी पहली क्लास ली। छात्रों के लिए उसे सुनना कुछ समय बाद फिर से एक प्रिविलेज था। भीड़ में सिल्विया अपने ख्यालों में खोई थी। उसके सहपाठी ट्रेन वाली घटना के बारे में बात फुसफुसा रहे थे जो विजर्ड जर्नल में आई थी। पूरे ट्रेन के हवा में तैरने की तस्वीर सबकी नजरों में थी। सबको आश्चर्य था कि क्या प्रोफेसर डेकुलिन उन्हें उस घटना की कहानी सुनाएंगे। पुराना डेकुलिन शायार होकर बड़ाई करता, लेकिन नया डेकुलिन केवल काम पर था। हवा में टेलीकिनेटिकली नियंत्रित चाक के साथ उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया। आज का पहला विषय है प्योर एलिमेंट्स एंड मैजिक इंटरफेरेंस। देखो, जैसे नाम से साफ है, मैजिक इंटरफेरेंस मतलब किसी दूसरे मैच का किसी के पावर में दखल देना। बुनियादी थ्योरी में गहराई से जाने से पहले डेकुलिन ने एक प्रैक्टिकल प्रीलिमिनरी टेस्ट तैयार किया था। एलेन एक डिब्बा लेकर कमरे में आया जिसमें कुछ तरह के खनिज के टुकड़े रखे थे। एक उंगली के झटके से प्रोफेसर ने उन टुकड़ों को टेलीकिनेसिस से नियंत्रित किया। उसने सावधानी से हर टुकड़ा हर छात्र के सामने तैराता भेजा। जाहिर है बच्चे ऐसे हाई लेवल मैजिक के इस्तेमाल से चकित और हैरान दोनों थे। सिल्विया इतनी आसानी से इंटरटेन नहीं हुई और एफेयर के अंदर जिज्ञासा कहीं ज्यादा थी, अजीबपन से नहीं। प्रोफेसर ने समझाया कि इनके सामने तैर रहे पत्थर मैजिक स्टोन्स हैं जिनकी कीमत हर एक 3000 एलन है। वह टेलीकिनेसिस के अलावा कोई और स्पेल नहीं डालेगा और उन्हें उस मैजिक को इंटरफेयर करके पत्थर छीनना होगा। तो हे गाइस, वीडियो खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। डेकुलिन ने ऐसे जंगली व्यवहार को नजरअंदाज करने का अभिनय किया और उन्होंने समझाया कि स्पेल ब्लॉक करना इंटरफेयर करने जितना ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिकल प्रीलिमिनरी शुरू हुई और हर छात्र ने टेलीकिनेटिक पकड़ से मैजिक स्टोन निकालने का अपना तरीका आजमाया। कमरे में खामोशी छा गई क्योंकि हर कोई अपनी अपनी स्टोन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर चुका था। पिछली बार डेकुलिन ने एक ट्रेन को फ्री फॉल से रोक दिया था, लेकिन तब से उसने शुरुआती स्तर की टेलीकिनेसिस सीखी ही थी। वह इस टेस्ट को फाइन कंट्रोल से खुद को परिचित कराने की प्रैक्टिस मानता है। साथ ही वह जानना चाहता है कि उसकी टेलीकिनेसिस एक 150 डेब्यूएंट मैजों के खिलाफ कितनी टिकेगी। और ये जगह साम्राज्य भर के सबसे टैलेंटेड प्रोस्पेक्ट्स को रखती है। खासकर 2 ऐसे हैं जो भीड़ से अलग खड़े हैं।
एफेराइन सिर्फ उस चकड़ वाले मैजिक मटेरियल पर फोकस किए हुए थी। उसके स्कॉलरशिप फंड लगभग खत्म है, तो ये स्टोन उसकी वॉलेट के लिए अच्छा सप्लीमेंट होगा। जहां वो पैसा पर फोकस है, वहीं सिल्विया उसे हराने पर फोकस है। डेकुलिन का दावा कि एफेरिन ने खुद को उसकी कमजोरी से लड़ना सिखा लिया है, सिल्विया के दिमाग में गूंज रहा था। यह साबित करने की चाह ने उसे आग दे रखी थी कि वह कोई नौसिखिया नहीं है। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। एक की प्रेरणा पैसा है और दूसरी की प्रेरणा खुद को साबित करना। कौन जीतेगा? जब दोनों पहली जगह के लिए भिड़े हुए थे, बाकी क्लास सच में बहुत संघर्ष कर रही थी। ज्यादातर लोग कांप रहे थे और उस स्पेल की दर्द झेल रहे थे जो उनकी मैली मना को बाहर रख रहा था। एलन ने अपने बॉस की तारीफ की कि उन्होंने एक 150 स्टूडेंट मेजेस के आगे भी थोड़ा भी नहीं डगमगाया। काफी समय गुजर चुका था और कोई भी उनकी मैजिक को क्रैक नहीं कर पाया था। सच कहूं तो डेकुलिन को टेलीकिनेसिस बनाए रखने में थकावट होने लगी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके डेब्यूएंट्स इतनी मेहनत कर देंगे कि नाक से खून तक आ जाए। आखिरकार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी एक मैजिक स्टोन टेलीकिनेटिक होल से टूटकर बाहर निकल गई है। पहली कामयाब हुई थी स्वर्णिम प्रतिभा सिल्विया वॉन जोसेफाइनी लैड। जो काम बाकी सब झेल रहे थे, कर लेने के बाद उसने तुरंत ही अपना ध्यान एफेरिन की ओर मोड़ लिया। देखते ही कि वह अभी भी ट्रायल एंड एरर में थी, सिल्विया आत्मविश्वास से मुस्कुराई। आज इस एक तरफा रेस की विजेता वही है। अचानक प्रोफेसर की विशाल शख्सियत उसके डेस्क तक आ खड़ी हुई। डेकुलिन ने खुद ही उसे पहली जगह हासिल करने पर बधाई दी। वो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि सिल्विया ये कर पाएगी देर सवेर। सवाल यह था कि क्या कोई और उनकी काबू में दखल दे पाएगा। ठीक उसी वक्त जब वह सभी की अयोग्यता के कारण प्रैक्टिकल बंद करने ही वाला था, वो हैरान हुआ जब उसने दूसरा सफल होने की सनसनी महसूस की। तेज हरा सा प्रकाश उसने और सिल्विया दोनों का ध्यान खींचा। खून पसीना और आंसू बहते हुए एफेरिन ने अपना मुफ्त का 3000 ELN पक्का कर लिया था। सिल्विया दबाव महसूस करने लगी। उनके क्लियर टाइम में सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क था। वह आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकती। इसी बीच बाकी क्लास ऐसा लग रहा था जैसे सबने मिलकर पैंट गीले कर लिए हो, पर उनकी मैजिक स्टोन अटल रही। कुछ ने डेस्क पर उल्टी कर दी, कुछ जोर से खून बहा रहे थे और ज्यादातर बेहोश हो गए। इससे पहले कि डेकुलिन ने गेम ओवर घोषित किया, उन्होंने अपने फेलियर को बदतर कहा कि स्टोन्स को हिलाना तक न पहुंच पाए और कहा कि ब्रेक लेकर उस बदबूदार गंदगी को ठीक से साफ करो। स्टूडेंट्स ने जितना हो सका खुद को संभाला और प्रोफेसर के निर्देशों का पालन किया। जूलिया ने एफेरिन से पूछा कि जब सिल्विया को छोड़कर बाकी सबने अपनी शान खो दी और एक साधारण प्रैक्टिकल के लिए जान से बचकर निकले, तो कैसे सफल हुई? खुद माना जाए तो एफेरिन भी लगभग फेल हो गई थी। वो बस भाग्यशाली थी कि बीच में उसे एक अचानक ज्ञानोदय हुआ था। उसे टेलीकिनेसिस की ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जब वो डेकुलिन की मैजिक तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी मूर्त चीज को फोड़ रही हो। कुछ मीटर दूर सिल्विया का दिमाग मिनटों में सैकड़ों विचारों से भर रहा था। वो इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि पिछले एग्जाम में सबसे नीचे रहने वाली लड़की इतनी तेजी से उसकी रफ्तार पकड़ गई। उसे पक्का पता था कि किसी तरह की खास रियायत उस लड़की को नहीं मिली। वो शक करने लगी कि जो अफवाहें थीं, डेकुलिन बाद में वर्क सेशंस के बाद आम लाड़की को प्राइवेट पढ़ाते हैं, वो सच हो सकती है। अगर ऐसा है तो डेकुलिन ने उसे झूठ बोला होगा और छिपाया होगा। वो बस सोच ही नहीं पा रही थी उस अदखाच्य आम लोग में ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं। इलाई की वो होनहार युवती एफेरिन को घमंडी कहने की हिम्मत कर बैठी, जबकि उसने खुद कभी शीशे में अपनी शक्ल तक नहीं देखी। सारी उल्टी और खून साफ होने के बाद डेब्यूएंट्स बेहतर हाल में अपनी सीटों पर वापस आ गए। उस वार्म अप प्रैक्टिकल में हर किसी ने मैजिक इंटरफेरेंस करने की पूरी कोशिश की, पर टेलीकिनेसिस रोकने का सबसे आसान तरीका सबने मिस कर दिया। दोनों सफल लोगों को शायद पता होगा कि प्रोफेसर किस बारे में बात कर रहा है। विधि मना के अंदर छिपी है। स्पेल के बजाय विरोधी मना में दखल देना पड़ता है। जहां आमतौर पर लोग दिखाए गए जादू को ब्लॉक करने की बात करते हैं, वहीं मना इंटरफेरेंस असल में उस खास स्पेल को समझने और मना के प्रवाह को बाधित करने के बारे में। कागज पर सरल लगता है, पर इस विधि के व्यापक उपयोग न होने का साफ कारण है। इसमें एक बड़ी लिमिटेशन है। मना इंटरफेरेंस तभी काम करता है जब उपयोगकर्ता बहुत सारे मैजिक सर्कल फॉर्मूलेस को याद रखता हो। आप केवल उन्हीं मैजिक पर मना में दखल दे सकते हैं जिन्हें आप गहराई से जानते हो। ये लड़ाई के बीच में व्यावहारिक तरीका नहीं है। ज्यादातर हालात में बैरियर डिफेंस के लिए आसान और तेज होते हैं। एक ठोस ब्लॉक के बाद असरदार काउंटर संभव है। हालांकि प्रोफेसर इस सेमेस्टर में मना इंटरफेरेंस की धारणाओं को उनके हड्डियों में तक ठोकने की मंशा रखते हैं। नो पेन नो गेन। पहले उन्होंने तकनीक के सार को दिया। किसी को भी मैजिक सर्कल के केंद्रीय सर्किटों की विस्तृत श्रृंखला पहचाननी होगी। ये सर्किट उस मैजिक के प्रकार पर बनते हैं, चाहे विनाशकारी हो या सहयोगी, और साथ ही यह भी ध्यान में रखता है कि कौन से तत्व उपयोग हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी वक्त विरोधी किस केंद्रीय सर्किट का उपयोग कर रहा है, यह पहचानना उन्हें इंटरफेरेंस का मुफ्त पास दे देगा। एक बार वे इस कॉन्सेप्ट से परिचित हो गए तो जटिल मना इंटरफेरेंस भी आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ आज की लेक्चर का फोकस आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मैजिक सर्कल्स की सेंट्रल सर्किटरी पर रहेगा। डेमो दिखाने के लिए डेलिन ने स्टॉर्म ब्लेड नाम के स्पेल का मैजिक सर्कल दिखाया, एक पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव तरह का मैजिक जिसकी सर्किटरी अंदर से ही झलकर फटती है। फिर उसने सपोर्ट मैजिक वगैरह का डेमो दिया। इस दौरान स्टूडेंट्स पूरी तरह अटके हुए थे। उसकी हर बात पर टिका हुआ और नोट्स बटोर रहे थे। 2 घंटे की बिना रुके शो एंड टेल के बाद डेफॉल्ट घड़ी की ओर मुड़ा और देखा कि डिस्मिसल का टाइम आ गया है। उनके पास अभी थोड़ा और कंटेंट बचा था, पर टाइम खत्म हो गया।
डेब्यूएंट ने पहले प्रैक्टिकल पर ज्यादा समय बर्बाद किया था, उसके बाद साफ सफाई भी लगी। फिलहाल उन्हें आराम करना और जो सीखा उसे एब्जॉर्ब करना होगा। मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और उसके पहले वह एक ओपन प्रैक्टिकल कराएगा। उसने सबको चेतावनी दी कि अच्छे से पढ़ो और दिल पर उतार लो, आगे बहुत काम आएगा। उसने स्टूडेंट्स को अलविदा कहा और निकल गया। वक्ता टाइम आउट होते ही वहीं रुका नहीं करता। ओवर टाइम बिना पैसे के कौन करेगा? वो ऐसा नहीं है। अजीब बात है, उसकी क्लास को पसंद नहीं आता जब डेकुलिन समय पर लेक्चर खत्म कर देता है। उन्हें लगता है जैसे शानदार सीन आधा रह गया हो। जैसा हमेशा जूलिया ने प्रोफेसर की बातें मुश्किल से अटेंड की और एफरीन ख्यालों में खोई रही। आज ये वाइल्ड कामनर लड़की किसी बड़ी इंसाइट के बेहद करीब महसूस कर रही थी। शब्दों में बताना मुश्किल है, पर उसने अपने मैजिक में असल में बड़ा प्रोग्रेस महसूसा। दिन बढ़िया चल रहा था तब तक कि वही स्निच जो पहले भी मुसीबत ढूंढ रहा था फिर आदम का। बेक, वो बदसूरत चूहा जो डेकुडलिन का कॉस्प्ले कर रहा है, गरीबों के प्रति अपनी घृणा छिपाता भी नहीं था। इस बार लड़कियां चुप नहीं बैठी। बेक पिछले कुछ दिनों से उनकी बातों में घुसा हुआ था और अब उनमें जवाब भड़कने लगा था। उसी ने पिछली बार प्रोफेसर रेलन को भी घसीटा था, बस ड्रामा करने के लिए। वो बस एक जेन की अंश है जिसे कामनर ओवरशैडो कर रहे हैं। उसे जलन होती है कि लो क्लास लोग क्लास में उससे कहीं बेहतर कर रहे हैं। आज एफेरीन अच्छा मूड में थी, इसलिए उसने तय किया कि वो राइड के स्तर पर नहीं उतरेगी और मूड खराब नहीं करेगी। ये सोच रही थी तभी बेक ने उसके परिवार को टॉपिक बनाया। पूछा कि जब उसके घर में एक पैसा तक नहीं तो उसने प्रोफेसर को ब्राइब करने के लिए कहाँ से रिसोर्स निकाले। इस बार उसने देखने के लिए दिल किया था कि किसी की चिमटी तोड़ दे और किसी घमंडी नवाब का चेहरा फाड़ दे। बेक अपनी प्रोवोकेशंस जारी रखता रहा और अफवाहें उछाली कि एफरीन को डेकुलिन के साथ आफ्टर ऑनवर्स प्राइवेट क्लास मिलती है। नेचुरली उसने ऐसे स्कैंडल वाले इल्जामों का जोरदार इनकार किया। हलचल के पास ही सिल्विया ध्यान से सुन रही थी। अगर अफवाहें सच नहीं हैं तो बेक को एक सही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे एक आधाट कल्याण वाली जो एकेडमी से भी नहीं आई सबको पीछे छोड़ गई। वो घमंडी सोचता था कि प्रोफेसर ने दया की और उस गरीब लड़की को मैना स्टोन गिफ्ट कर दिया होगा। घर नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं, एक पीड़ित अनाथ तो सिकुड़ कर किसी भी भीख भंगी तरीके से गुजारा करेगा, यही उसकी राय थी। इस रफ्तार से अगर बेक एक और शब्द बोला तो एफेरीन काबू खो सकती थी और वहीं उस वक्त हत्या तक कर बैठती। घमंडी अंदाज में पीछे हटने से इनकार करते हुए बेक ने उसे मूव करने की हिम्मत दी। सिल्विया और भी करीब से देखती रही। जैसे ही टकराव चरम पर पहुंचा, अगर जूलिया उसके पास नहीं होती तो एफेरीन बेयर फिस्ट से बेक का आत्मसंतुष्ट चेहरा फाड़ देती। जूलिया ने उसकी दोस्त को याद दिलाया कि एक और सज्जा उसके करियर की शुरुआत से पहले ही उसे खत्म कर देगी। इसी अहम मोड़ पर एफेरीन को प्रोफेसर की वो सलाह याद आई कि मैथ्स को हर वक्त ठंडे और कैलकुलेटेड स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। तो उसने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और अपना हाथ रोका। वो मुस्कुराई और अपनी फ्रेंड को धन्यवाद दिया कि उसने उसे ग्राउंड कर रखा। परेशान तो थी पर अब ठीक थी। एफेरीन बेशक इडियट सीक्रेट से बात करते हुए थोड़ा पागल हो जाती है, तो उसने सॉरी कहा और जैसे बेक अस्तित्व में ही ना हो वो बिहेव करने लगी। उसने रास्ता दिखाया और जूलिया को कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए इन्वाइट किया। कुछ सीटों की दूरी से सिल्विया चुपचाप देख रही थी और एफेरीन का रीएवैल्यूएशन कर रही थी। हाँ, वो वाइल्ड कामनर लड़की अपना टेम्पर संभालने में कामयाब रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब वो नाराज नहीं है। वो सच में उस मूर्ख बेक को सिखाना चाहती है, ऐसा लेसन जो वो कभी भूल ना पाए। जैसे ही वो एलिटिस्ट जहरीले के साथ निपटने के तरीकों के बारे में जोर से सोच रही थी, वह एक गली के किनारे से गुजरते हुए सुनहरी प्रोडिजी से टकरा गई जो जैसे उसे रोके हुए खड़ी थी। सिल्विया ने बिना किसी घमंड के मुंह खोला और बोली, क्या हम प्लेन में थोड़ी प्राइवेट बात कर सकती हैं? एफरीन को बिल्कुल नहीं पता था कि यह बातचीत का न्योता किस बारे में हो सकता है। उसने पूछा, क्या सिल्विया फिर हाथ उठाने की सोच रही है? आज ऐसा दिन नहीं है, अगर यही मंशा है तो वो पास करेगी। जब उसने रुख कम नजर आया तो सिल्विया सीधे सवाल पर आ गई, क्या डेकुलिन स्कूल के बाहर उसे ट्यूशन दे रहे हैं? बेशक ये इल्जाम कॉमनर को भड़का गया। उसने इसे एक और नोबल की चैलेंज समझा। अफवाहें तो किसी तर्क की जगह नहीं बैठती। उनका सबसे खराब स्टूडेंट प्रोफेसर रिश्ता रहा है, तो ये खुफिया ट्यूशन वाली बात सिर्फ अपमानजनक लगती है। एफरीन गर्म हुई, लड़ने के मूड में थी और सिल्विया चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया का आकलन कर रही थी। जब सिल्विया ने देखा कि कॉमनर सचमुच सची है तो वो पलटकर वहां से चल दी। जाते समय उसने एफरीन को कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी। उसके ज्ञान में प्रोफेसर पिछले 3 साल से किसी लैब में कदम तक नहीं रखे हैं। एफरीन के पिता के मरने के बाद से एक भी बार लौटा नहीं। आंखों पर पट्टी बांधे हुई कॉमनर ने इसे इस कन्फर्मेशन की तरह लिया कि धोखेबाज उनके पापा के बिना कुछ भी सही नहीं कर सकता। वो आखिर में जीनियस था। एफरीन अपनी व्याख्या पर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि सिल्विया ने उसे टेढ़ा देखते हुए पूछा, क्या उसे पता है कि डेकुलिन पिछले 3 महीनों से रोज लैब जा रहे थे? उसने पूरे इलाके की सफाई करवाई, एक असिस्टेंट चुना और हायर किया और रिसर्च के लिए नए मैजिकल टूल भी लाए। इसका मतलब बस एक ही चीज हो सकती है ना? एफरीन हैरान रह गई। उसका दिमाग फौरन बुरे से बुरे सीन पर कूद गया। शायद वही चोर फिर से उसके पिता की शोध खोज को जबरन वसूलने की कोशिश कर रहा होगा। पर जो डेकुलिन सब जानते हैं वो इतने हाई लेवल स्टडीज खुद चलाने के काबिल नहीं लगते। फिर भी ये खबर उसके पेट में एक अजीब बेचैनी छोड़ गई। सिल्विया के सामने उसने मामले को कुल मिलाकर नजरअंदाज कर दिया, दिखाते हुए कि इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एफरीन ने कहा, जो भी प्रोफेसर अपनी लैब में कर रहे हैं वो उनका मामला है और डेब्यूंट्स को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। सिल्विया उसकी एक्ट से पार देख सकती थी और मुस्कुराहट छुपा ली। एक अनपेक्षित खुलासे से हिलाकर और उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद सिल्विया ने एफरीन को हल्के सी नजरिए से अलविदा कहा।
कॉमनर को छोड़ा गया कि वो अपने पिता की विरासत के परे कब तक किसी के हाथों एक्सप्लॉइट होने की संभावना पर सोचती रहे। कई दिनों बाद पिछली लेक्चर की जारी खड़ी शुरू हुई। डेब्यूंट्स धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकले और ट्रेनिंग फील्ड की तरफ गए। फिर किसी अज्ञात वजह से वो सब धूप में सीध साफ लाइन में खड़े हो गए। किसी के पास भी आइडिया नहीं था कि प्रोफेसर ने क्लास को बाहर बुलाने के लिए क्या प्लान किया हुआ है। जब सब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, बेक ने जानबूझकर एफरीन की एक कॉमनर दोस्त से टकराकर उसे जोर से धक्का दिया। इस बार एफरीन को जूलिया को काबू में रखना पड़ा ताकि बड़ी बनकर वह बात छोड़ दे। कुछ ही पल में एक शांत और कमांडिंग आवाज में साइलेंस की मांग हुई ताकि लेक्चर ठीक से शुरू किया जा सके। जैसा कि प्रोफेसर डी क्यूटलिन ने पहले कहा था, आज आधिकारिक मिड टर्म परीक्षाओं से पहले आखिरी प्रैक्टिकल होगा। उंगली की ठोकर के साथ उन्होंने आज के लेक्चर स्टाइल का सही परिचय दिया। खंभों पर लगे टेपेस्ट्री कटे और जो चीज छिपी थी वो सामने आई। एक सोल्ड आउट भीड़, दर्शकों का समंदर। सरप्राइज के तौर पर डेब्यूंट्स अब अनगिनत लोगों के सामने एक पब्लिक प्रैक्टिकल देंगे। एफरीन और वो कॉमनर कभी इतने बड़े भीड़ को जमा होते नहीं देखे थे। डीएफएलएन ने विस्तार से बताया कि हर स्टूडेंट इन चौकस नजरों के सामने मैजिक कॉम्बैट दिखाएगा। जो भी मैजिक उनकी आर्सेनल में है उसे इस्तेमाल करके डेब्यूंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे। उन्हें कम से कम 3 शुद्ध एलिमेंटल मैजिक फॉर्म्स दिखानी होंगी। जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखती। उनको फाइट की क्वालिटी और नियमों के भीतर व्यवहार के आधार पर स्कोर किया जाएगा। डिकोलिन खुद हर डेब्यूंट की ताकत और कमजोरी नोट करेंगे। उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चे उन नोट्स को बेस बनाकर अपने हुनर को निखार सकें। इसके अलावा प्रोफेसर रिलान घातक चोटें न हो इसकी पुख्ता निगरानी करेंगे। इतनी काबिल मैच की निगाह में बच्चों को बिना बेइज्जती के पूरा पावर लगाना मंजूर है। बिना देरी के डेकोलिन ने पहला मैच करके पब्लिक प्रैक्टिकल शुरू किया। उन्होंने रैंडम बच्चे यूरोजोन को बुलाया और घबराए हुए डेब्यूंट से पूछा कि वो रिंग में किसके साथ जाना चाहता है। रैंडम ने किसी अनाम रैंडम लड़के का चयन किया और दोनों धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े ताकि हर कोई उन्हें घूर सके। आखिरकार प्रोफेसर की ग्रीन लाइट देते ही वो तुच्छ पहला मुकाबला शुरू हो गया। लड़ाइयां एक के बाद एक चलती रहीं। मैच हाई क्वालिटी थे और पूरे आराम से आगे बढ़े। ये डेब्यूटांट असली जेनियस लोगों से छोटे पड़ सकते हैं, पर इन बच्चों में भी अपनी अपनी काबिलियत है जिस पर इतराया जा सकता है। साइडलाइन पर प्रोफेसर स्टेज पर बारीकी से नजर रख रहे थे, ऑफिशिएटिंग और स्कोरिंग के लिए। शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स लड़ाई के असली माहौल से अनजान होने की वजह से थोड़े अजीब तरीके से मूव कर रहे थे, लेकिन उनकी अनभिज्ञता ने उन्हें मैजिक यूज पर ज्यादा फोकस करने पर मजबूर कर दिया। कुछ राउंड के बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने एरिना को झुलसा देने वाली गर्मी के साथ लगभग मिटा दिया। सिल्विया अपने साथियों से बिल्कुल अलग लेवल पर दिखी, जैसे पूरी ही एक अलग स्ट्रेटोस्फीयर में हो। बेक और उसके गुंडे साइडलाइन पर हंस रहे थे, हर हारने वाले कॉमनर पर अतिघमंडी रिएक्शन दे रहे थे। बेक ने मजाक किया कि जो हार गए हैं वे मैजिक छोड़ दें और उसका गार्डन साफ कर लें। एफरीन इन क्रूर लोगों पर पलक नहीं झपक रही। वे जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि किसी प्रतिशोध का ख्याल ही नहीं था। जैसे ही उसकी एक कॉमनर दोस्त निर्णायक हार के बाद लंगड़ाते हुए एरिना से बाहर आई, एफरीन ने उसे उठाने के लिए कुछ उत्साहवर्धक और सांत्वनादायक लफ्ज कहे। आखिरकार प्रोफेसर डेकुलिन ने मोर्चे पर एक जाने पहचाने नाम को बुलाया, चूहा बेक। अपना विरोधी चुनने के लिए बोले जाने पर वह बच्चा घमंडी सी मुस्कान के साथ लाइनअप को निहारा। बिना किसी झिझक के उसने एफरीन की तरफ इशारा किया और उसे अपने ड्यूल पार्टनर के रूप में चुना। डर या बेचैनी की जगह उसके भीतर एक अजीब सा सुकून आया। सच्चाई यह है कि यह उसके लिए सबसे बढ़िया केस था। अब जबकि वो उस बच्चे का सामना करने वाली थी जो उसकी फ्रेंड ग्रुप को लगातार डराता रहा है, उसे बेसब्री से उसे तहस नहस करने और उससे अच्छे ग्रेड लेने का इंतजार था। ऑफिशियल शुरू करने से पहले बेक ने उसकी तरफ कुछ ट्रैश टॉक फेंका, मजाक में कहा कि अब कुछ छुपकर उसे ट्यूटोर नहीं कर पाएगा ताकि वो जीत हासिल कर सके। वो अभी भी उस कमजोर अफवाह से चिपका हुआ था। एफ ने सोचने लगी कि ऐसे गंदी बात करना शायद स्पॉइल्ड नोबल्स की बेसिक मैनर्स बन गई हैं। फिर उसने सीधे चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। एफरीन ने बेक को डेकुलिन का नकल करने और बुरी तरह फेल होने के लिए सार्वजनिक रूप से निकाल दिया। सामने लोगों के बीच बच्चे की बेचैनी साफ दिखी। उसे संभलने का मौका दिए बिना एफरीन ने पहला स्पेल एक्टिवेट किया। पूरे एरिना में हरा प्रकाश चमक उठा। उसका इरादा बेक को दिखाना था कि उसकी फूहड़ फैशन उसकी लचर मैजिक के बराबर है। दोनों के बीच नफरत की गाड़ी हवा में अगला प्रैक्टिकल ड्यूल आरंभ हो गया। बेक ने अपनी हथेली में एक चमकदार लाइट मैजिक सर्कल समाहित किया और टोहले से कहा कि वह एफरीन को परलोक में उसके माँ बाप से मिलवाने में मदद करेगा। वह ब्लॉक, पैरी या काउंटर करने में थोड़ी देर कर गई। तेज हमला उसे उसके कोने की तरफ उछालकर भेज दिया। मंजिल पर गिराने के बाद बेक ने हमला जारी रखा ताकि वह वहीं दबकर रहे। घमंडी मुस्कान के साथ भीड़ के सामने अपनी ताकत का शो दिखा रहा था। उसे चीयरिंग बेहद पसंद आ रही थी। या यहीं तक चलता रहता तो वो हर लम्हे का आनंद लेता। लेकिन रियलिटी ने इस शरारती लफ्त पुते के लिए कुछ और गहरा प्लान किया था। सारी कोशिशों के बावजूद कि बलपूर्वक उसे नीचे गिरा दे, ऐसा लग रहा था कि कॉमनर लड़की बिल्कुल अछूती थी। मैजिक टॉवर आने के बाद से वह एक पुरानी कहावाणी के बारे में सोच रही थी जो उसने पहले सुनी थी। अच्छी पिटाई किसी नोबल पर खूब जचती है। सच कहें तो इससे सच्चा वाक्य कोई नहीं। अपनी मैजिक सर्कल से एफरीन ने एक चिपचिपा हरा स्लाइम पैदा किया जो बेक की तरफ उछल पड़ा। वो स्लाइम आखिरकार मुट्ठी का रूप ले बैठा और एक ही पंच में डेकुलिन नकल करने वाले को स्ट्रेटोस्फीयर तक भेज दिया। जब बेक जमीन पर वापस पड़ा तो रो रहा था और ट्रॉमा में था। किसी को उसका अंडरवियर चेक कर देना चाहिए। शायद पीला दिखाई दे, हो सकता है कुछ ब्राउन भी हो। एफरीन इस मौके को छोड़ने वाली न थी। वह हार चुके चूहे पर छाई हुई थी और जीत की थाप पर नाच कर रही थी।
एफरीन की जीत की घोषणा के बाद भी कड़वा बेक मान रहा था कि वह तो बस लकी हिट खा गई थी। डेकुलिन असल में चिढ़ा हुआ था क्योंकि आखिरी बाउट बहुत जल्दी खत्म हो गया था, किसी बेहूदे बदमाश की वजह से। दर्शकों को प्रॉपर शो नहीं मिला तो शर्म की बात होगी। उसकी शिकायतें सुनकर एफरीन ने खुद आगे बढ़कर एक और मौका लड़ने के लिए वॉलंटियरिंग कर दी। उसे प्रैक्टिकल पास करने के लिए 3 तरह की शुद्ध एलिमेंटल मैजिक दिखाई नहीं थी, पर अब तक उसने सिर्फ एक ही यूज़ की थी। उसका ओपोनेंट इतना कमज़ोर था कि वह अपनी असली ताकत दिखा नहीं पा रही थी बिना ओवरबोर्ड जाए। उसकी बात समझ में आई। वो साफ तौर पर स्ट्रांग थी, पर क्राइटेरिया उसे एक घटिया ओपोनेंट की वजह से फेल कर देगा। इसलिए प्रोफेसर झुके और एफरीन को एक डू ओवर के लिए किसी और को चैलेंज करने की अनुमति दे दी। बिना झिझक उसने हाथ उठाया और डेकुलिन की तरफ उंगली कर दी। चेहरे पर पक्का कॉन्फिडेंस वाला स्माइल सजाए वह जोर से एक ऐसा चैलेंज ऐलान कर बैठी जिसे प्रोफेसर ने शायद ही कभी सुना होगा। वो तो पहले ही उस कॉस्प्लेयर को धूल चटा चुकी थी। अब असली मैदान में सीधा प्रो से भिड़ने का टाइम आ गया था। रिलन दंग रह गया। तुम पागल हो बिच, उसने बड़बड़ाया। सबको लगा वह अपना दिमाग खो बैठी है। सिल्विया की भौहें चढ़ी। वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। एफरीन शोर से हैरान नहीं थी। उसे पता था यह कैसा दिखता है। वह बेवकूफ़ नहीं थी, लेकिन यह उसका मौका था, एक दुर्लभ अवसर डेकुलिन का सामना करने का, कुछ जिसको करके उसने हमेशा सपना देखा था। लोग चाहे उसे पागल कहें, वह कर ही दिखाएगी। डेकुलिन बस मुस्कुराया। रिलान गालियां देते रहा, उसे पागल बच्ची तक कहकर। वहीं डेकुलिन शांत रहा और कहा, आराम करो, जिससे रन उसका रवैया समझ न पाया। फिर डेकुलिन ने अपना फैसला सुनाया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा था किसी को भी चुनौती दी जा सकती है और उसे रोकने के कोई नियम मौजूद नहीं थे। फिर भी उसने साफ किया कि एक प्रोफेसर छात्र पर पूरा हमला नहीं कर सकता, इसलिए शर्तें रखी। वो पहले हमला नहीं करेगा। अगर वह उसे अपनी जगह से हिला सके तो जीत उसकी होगी। इफ्रेने ने बिना झिझक सहमति दे दी। वो एक कदम आगे बढ़ी, सीना ठोक कर उसके सामने खड़ी हुई। दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने हरे रंग की चमक छोड़ी। वो इस पल की तमन्ना कर रही थी, डेकुलिन के खिलाफ मैच। फिर उसने शुरुआत का संकेत दे दिया। एफरीन ने अपनी मैजिक सक्रिय की। उसे पता था कि वो उससे कमजोर है। वो जानती थी वह लापरवाह हो रही है, पर यह उसका मौका था फर्क देखने का, अपनी और उस आदमी के बीच की दूरी नापने का जिसे वह एक दिन पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत एक ज्वलंत मैजिक सर्कल में उड़ेल दी, जबकि डेकुलिन अपनी जगह पर खड़ा रहा। डेकुलिन सच में प्रभावित था। उसके सामने एक विस्फोट हुआ, लेकिन एफरीन अभी खत्म नहीं हुई। इस बार उसने पृथ्वी की मैजिक का इस्तेमाल किया। काली धुएं ने एरिना भर दिया। फिर आग की भंवर उठी। रिलान की जबड़ा खुल गई। सिल्विया झुकी हुई देख रही थी। भीड़ साफ तौर पर दंग थी। एफरीन का मैजिक सर्कल अभी भी सक्रिय था। प्रोफेसर के चारों ओर जमी आग की गेंद दरकने लगी और फिर उसने बिना उंगली उठाए ही उसे चकनाचूर कर दिया। वो बस खड़ा रहा, हाथ बांधे। एफरीन ने दांत पीस लिए। उसने जादुई प्रोजेक्टाइल्स की एक सीरीज छोड़ी। डेकुलिन ने शांतिपूर्वक उसकी आदतों पर टिप्पणी की। उसने बताया कि जितनी बड़ी उसकी मैजिक होगी उतने ही स्पष्ट उसके पैटर्न होंगे। उसने फिर से महसूस किया मैजिक में इंटरफियरेंस। उसने अगला जादू डालने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ। पैनिक उसकी आंखों में चमका। क्या उसकी मैजिक सर्किट में कोई समस्या आ गई? क्या डेकुलिन ने इसमें हस्तक्षेप किया? उसने समझाया कि अब वह उसके सामने मैजिक का उपयोग नहीं कर सकती। गुस्से में उसने महसूस किया कि उसने उसकी मैजिक सील कर दी है, पर वह हार मानने वाली नहीं थी, अभी नहीं। वैसे भी वह अपनी शारीरिक ताकत पर ज्यादा भरोसा करती थी। उसने मुट्ठी उठाई, खाली हाथ लड़ने को तैयार, लेकिन फिर वह हिचकी। उसने डेकुलिन का हाथ हिलते देखा। एक उंगली की झटका से उसने उसे हवा में उछाल दिया। एफरीन एरिना के दूसरी तरफ जा गिरी, जमीन पर जोर से टकराई और दर्द में कराह उठी। डेकुलिन ने बारीकी से देखा कि कैसे इफेरिन ने शुद्ध हवा और आग के तत्वों को कुशलता से मिलाया, फिर उससे पृथ्वी आधारित धूल विस्फोट से जोड़ा। उसकी जादुई प्रवृत्ति असाधारण थी। फिर भी वह जानता था कि चाहे किसी का मैजिक सेंस कितना भी अच्छा हो, बिना कंट्रोल के उसका कोई मतलब नहीं। और यह सब संभव हुआ इफेरिन के यूनिक टैलेंट वेसल की वजह से। उस हरे ब्रेसलेट के साथ वही हर तत्व की मैजिक चला सकती थी, एक ऐसी ताकत जिस पर दुनिया में कोई भी चलता। डेकुलिन ने सोचा अगर असली डेकुलिन अभी उसे देख लेता तो शायद वो हिल जाता, शायद जल भी जाता। उसे भरोसा था कि अगर एफरीन जैसे नेक नाम वाली सही तरीके से बढ़े तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। उसने कहा कि अफसोस की बात यह है कि नतीजा साफ था, पर उसने यह भी माना कि बुरा नहीं था। बस इतना सुनकर इफेरिन का दिल हरक गया। फिर डेकुलिन ने पब्लिक प्रैक्टिकल सेशन खत्म कर दिया। उसने नए छात्राओं से कहा कि अब अपने मिड टर्म्स की तैयारी पर ध्यान दें। भीड़ में शोर मचा हुआ था। लोग कह रहे थे कि डेक्लन के किसी की तारीफ करना रेयर है, लेकिन इस बार सब सहमत थे। एफरीन ने कमाल कर दिखाया था। बेक के बोरिंग मैच के बाद शायद किसी ने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। बेक ने यह सुना और चेहरा कुछ खुश नहीं दिखा। एफरीन ने सोचना शुरू कर दिया, क्या अभी अभी उसे मान्यता मिल गई थी? जूलिया मुस्कुराती हुई उसे उठाने आई। उसने कहा, तुम बहुत कूल हो। क्लब के सब लोग सहमते थे। उन्होंने उसे अपना प्राइड कहा। वहीं पियर्स पर गनीशा ने एक जहाज आते देखा। उसे उनका आना पहले से पता था। जब जहाज डॉका, उसने लियो कार्लोस नाम के एक आदमी का स्वागत किया। काफी दिन हो गए थे। एक औरत आगे आई और उसने भी नमस्ते कहा। गनीशा ने उसे वेलकम कहा और पूछा क्या वो उसे मिस कर रही थी। उसने कहा कि बस थोड़ा बहुत ही मिस किया। वो औरत यूरिया थी, उस द्वीप की लड़की जिस पर फिलहाल यूआरा का कब्जा था, किम वुजिन की एक्स गर्लफ्रेंड। गनीशा ने यूरिया से बताया कि वह उसे कितना मिस करती थी। यूरिया प्लेफुल अंदाज में बोली कि दर्द हुआ और मजाक में कह दिया कि यह चाइल्ड अब्यूज है। गनीशा ने तुरंत माफी मांगी। इधर यूरिया को गाड़ी में बैठने से ठीक पहले एक तेज रोशनी याद आई। उस रोशनी ने उसे निगल लिया, सब कुछ मिटा दिया और उसकी दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गई। वह बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी असली दुनिया पूरी तरह गायब थी। फिर उसने गनीशा को देखा जो पूछ रही थी कि क्या डेकुलिन सच में यूरिया जैसे बच्चे को इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा था।
गनीशा ने कहा कि वह यह काम नहीं कर पाएगी। उसके एक अधीनस्थ ने कहा कि उसे शुरू में ही इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि तुमने ये मिशन इसलिए लिया क्योंकि तुम डेकुलिन के चेहरे पर हार गई, और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कैंसिलेशन फी कितनी महंगी है? यूरिया ने महसूस किया कि लोग परिचित लगते हैं, वही चेहरे, वही आवाज़ें, वही हालात जो उसने अपनी कहानी और कैरेक्टर्स बनाते हुए बनाए थे। उसे याद आया वो रातें जब वह उन्हें डिज़ाइन करती रहती थी, और अब वे सब उसके सामने खड़े थे। गनीशा ने बच्चे से अपना परिचय कराया और पूछा, क्या वह यूरिया है? यूरिया को एहसास हुआ कि ये सच में वही लोग थे, गनीशा और रेड गार्नेट एडवेंचरर्स। फिर उसने गर्म हवा, पेड़ों की खुशबू और प्रकृति की बनावट महसूस की। यह असली था, वह गेम के भीतर थी। उसने जवाब दिया कि वह यूरिया है, और यूं ही आरा बन गई यूरिया, उस गेम का एक कैरेक्टर जिसे उसने कभी बनाया था। बाद में गनीशा ने बच्चों लियो और कार्लोस को डांटते हुए कहा कि दौड़ना बंद करो। यूरिया गनीशा को अच्छी तरह जानती थी, वह दुनिया की टॉप एडवेंचर थी। अगर वह इस अनजान दुनिया में जिंदा रहना चाहती थी तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन गनीशा के करीब रहना था। यूरिया ने ठान लिया कि वह जिएगी और एक दिन घर वापस जाने का रास्ता ढूंढेगी। मैनशन में वापस डेकुलिन के पास एक पैकेज आया। वो लोकी लॉक का यूक्लिन वैन था, एक स्पेशल वैन जो मास्टर आर्टिसन लोकी लॉक ने बनवाई थी। खासतौर पर यूक्लाइन के लिए डिज़ाइन की गई ये वैन 500 माना तक स्टोर कर सकती थी और एक सपोर्ट सर्किट की तरह काम करती थी, जिससे उसके जरिए कास्ट किसी भी स्पेल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। डेकुलिन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा, उसकी एस्थेटिक सेंस ट्रेट तक एक्टिव हो गई। आयरन वुड से बनी ये वैन उस लकड़ी की सारी शक्तिशाली प्राकृतिक खूबियां लिए थी। जादुई वुड्स में इसे सबसे बेहतर माना जाता था। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक लर्निंग फंक्शन भी था जो उपयोगकर्ता को उनकी मैजिक को बेहतर समझने और रिफाइन करने में मदद करता था। ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि एक एस्थेटिक आइटम भी था। इसका डिज़ाइन खूबसूरत होने के साथ रंग भी बदल सकता था ताकि यूजर के आउटफिट से मैच कर सके। डेकुलिन ने उसे हाथों में थाम लिया। यूक्लिन की ब्लड लाइन की वजह से यह वैन पावरफुल स्पेल्स कास्ट करने की क्षमता रखती थी जो डीमंस को भी काबू कर सकती थी। उसने चुपके से नोट किया कि इसकी कीमत सिर्फ 9 मिलियन एलन थी। शुरू में उसे महंगा लगा, लेकिन हाथ में लेने के बाद उसने महसूस किया कि इसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। खूबसूरती और फंक्शन किसी लेजेंडरी रैलिक के काबिल थे। तभी रॉय ने नॉक किया ताकि बताया कि डिनर तैयार है। डेकुलिन ने कहा कि वह नीचे चला जाएगा। एक शानदार खाना तैयार किया गया था, पर डेकुलिन संतुष्ट नहीं दिखा। यूरियल ने कहा कि खाना पहले से कहीं ज्यादा लैविश था। उसने बताया कि उसने खास तौर पर ये डिशेज मांगे थे ताकि वे उसकी एनर्जी वापस लौटने में मदद करें। रॉय ने बताया कि उन्होंने वे एंटीक्स बेच दिए जिन्हें डेकुलिन ने नीलामी के लिए रखने को कहा था। ये आइटम्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत डिमांड में निकले। उसने कहा कि जैसे ही हर पीस रिवील हुआ बिड्स आनी शुरू हो गई। इतना ध्यान मिला कि ऑक्शन हाउस को थोड़ी मुश्किलें तक हुई। रॉय ने जोड़ा कि वो और यूरियल दोनों सपने में लगे हुए महसूस कर रहे थे। कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई, इतनी कि जायदाद कई सालों तक आराम से चल सके। उसने कहा कि यह खाना यूरियल का आभार दिखाने का तरीका था। डेकुलिन मुस्कुराया, फिर सादगी से बोला कि खाना अच्छा था। यूरियल थोड़ा स्मग दिखी, पूरी तरह खुद से खुश। वे चुपचाप खा रहे थे, मगर डेकुलिन को एक पल मिला जहां उसने कहा कि यूरियल चाकू गलत पकड़ रही है। वो शर्म से ब्लश्ड हो गई। बाद में डेकुलिन के ऑफिस में कागजों के ढेर उसकी मेज ढक चुके थे। उसने आह भरी और कहा, पूरा कचरा हो गया है। उसी वक्त वुजिन खोल रहा था। वह उस घमंडी बदमाश डेकुलिन से चिढ़ा हुआ था। आने वाले मिड टर्म्स के लिए डेकुलिन ने बड़े सोच समझकर एग्जाम क्वेश्चंस तैयार करने में कड़ी मेहनत की थी। प्रेरणा पाने के लिए वो पुरानी क्वेश्चंस देख रहा था जो डेकुलिन ने पहले सबमिट की थी, और तुरंत गुस्सा आ गया। हर सवाल पागलों जैसा मुश्किल था, डेब्यूटेंट्स के बस की बात नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे डेकुलिन खुद को सुपीरियर घोषित कर रहा हो, अपनी ब्रिलियंस दिखाते हुए छात्रों को निराश कर रहा था। वुजिन बस सवाल पढ़कर ही उसकी एरोगेंस महसूस कर सकता था। उसने नतीजा निकाला कि असली डेकुलिन शायद डिफिकल्टी और इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कर देता रहा। कठिन सवाल अपने ईगो बढ़ाने के लिए देता था, लेकिन वुजिन अलग बनना चाहता था। वो ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहता था जो चुनौतीपूर्ण हो पर फेयर भी, जो असली स्किल टेस्ट करें, हल करने पर गर्व दिलाए और मेजेस को समझ बढ़ाने में मदद करें। वही उसका सही तरीका था। एक प्रोफेसर के तौर पर वह सोचता था कि उसकी हर एक कार्रवाई नए मेज की ग्रोथ में क्रिटिकल फैक्टर हो सकती है। वह आखिरी बॉक्स तक पहुंचा और सोचा, अंदर कुछ काम की चीज़ है क्या? उसने एक शीट उठाई और उसे स्कैन किया। हैरानी की बात, वो बाकी सबसे अलग थी। सवाल बाकी से मेल नहीं खाते थे। वे पूरी तरह अलग उभरे, जैसे किसी और ने लिखे हों। उसने सोचा शायद इन्हें ईफ्रीन के पिता ने लिखा है। ये अभी भी मुश्किल थे, पर इनमें कुछ ऐसा था जो गहरी जिज्ञासा जगा देता था। उसने कॉम्प्रिहेंशन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह समझा, फिर अपने उत्तर निर्धारित मैजिक एग्जाम पेपर पर इन्फ्यूज़ किए। जैसे ही उसने किया, रंगीन लाइट्स दिखाई देने लगी और शीट के ऊपर घूमने लगी। उन रोशनियों ने कमरे में प्रकाश फैला दिया। लाइट्स इकट्ठा होकर एक हाथ की सूरत बना रही थी। फिर चमकते कोहरे से एक महिला का चेहरा उभर आया। वुजिन ने उस पारदर्शी आकृति को देखा और तुरंत समझ गया, यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था। यह एक मैजिकल एग्जाम था जहां सवाल सही हल होने पर उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनती थी। घूमते रंग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे और जब समाधान परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होता, वे मिलकर कुछ विजुअली ब्रेथ टेकिंग बना देते थे। उसने पहचाना कि यह सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट एग्जाम है, प्योर एलिमेंटल मैजिक की समझ पर रखने वाला। पर जैसे ही वह इसकी ब्रिलियंस की तारीफ कर रहा था, उसके सीने में एक तेज जलन पैदा हो गई। जिसने भी यह बनाया था, वुजिन श्योर था कि डेक्लन को इसकी परफेक्शन का पता होगा। इसके एलिगेंस और स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था जो वुजिन खुद से बन नहीं पाता।
फिर भी उसके ख्याल उस इमेज की महिला की तरफ मुड़ गए। वो कौन थी? और उसी समय कहीं और कोई एक खत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अगली काउंसिल मीटिंग में ब्लडशोड रेस का विषय चर्चा में आएगा। संदेश बर्ग एल्डर डेजेक्टन की ओर से था। जो महिला पढ़ रही थी उसने टिप्पणी की कि चर्चा का नतीजा बदल गया है। शायद ब्लडशोड्स को दबाने के खिलाफ एक मजबूत असहिष्णुता की वजह से और अनपेक्षित रूप से अब मामला डेकुलिन तक पहुंच गया है। वह महिला एडेलिन थी। उसने नोट किया कि अब यह मामला उसके विभाग के सभी प्रोफेसर्स तक फैल गया है। एडेलिन मैजिक टावर की चेयरवुमन एक ऐसी मैच थी जिसे उसकी जबरदस्त मैजिक पावर के लिए जाना जाता था और जो अगले आर्च मैच बनने की टॉप कैंडिडेट मानी जाती थी। लेकिन उसकी फेम के बावजूद व्यक्तित्व बेहद चिल्ड और लेड बैक था। उसे स्टूडेंट्स की बातें छुप के सुनना पसंद था और अक्सर लगता था कि उसे हर लेटेस्ट गॉसिप पता होता है, जैसे कि डिक्युलिन और नाइट जूलिया के बीच अभी अभी बड़ा झगड़ा हुआ या प्रोफेसर रेलेन फिर से अपनी डाइट फेल कर बैठा। उसके दुनिया भरोसे ड्रामा और आइडल चैटर के शौक के पीछे एक छुपा हुआ कारण था। एडेलिन असल में आधी फेरी थी। यही हेरिटेज उसके विम्सिकल स्वभाव और कमाल की मैजिक टैलेंट की जड़ थी। वो अक्सर इस बात पर बड़बड़ाती थी पर सीक्रेटली ऐसे दिनों का इंतजार भी करती थी। उसने टिप्पणी की कि दिलचस्प है कि डेकुलिन ने हेरिटिक्स का साथ दिया। महीने में एक बार मैजिक टावर के प्रोफेसर्स चेयरवुमन के सामने इकट्ठा होते हैं और अभी वही चल रहा था। और जैसे हमेशा जो भी कोई गैप था वो आमतौर पर डेकुलिन होता। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको यह बताना चाहता हो कि वह यूक्लेन से ऊपर है और किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस बार जबकि वह मौजूद तक नहीं था, एक सेंसिटिव टॉपिक उठ गया। प्रोफेसर रेट ने चेयरवुमन एडेलिन को रिपोर्ट किया कि लॉर्ड लुइन इस मैच कॉन्फ्रेंस में आएंगी। लुइना वही महिला थी जिसने कभी डेक्युलिन से चीफ प्रोफेसर पद के लिए टक्कर ली थी, पर उसके षड्यंत्रों की वजह से उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तब से वह राज्य क्षेत्र में लो की रह रही थी। एडेलिन ने सोचा क्यों लुइना अचानक वापस आई। उसने पूछा, क्या लुइना साम्राज्य में लौट कर रहने का इरादा रखती है? रेट ने कहा कि अगर उसे पक्की पोजीशन की गारंटी मिली तो वह लौट आएंगी। उसने और जोड़ा कि लुइना ने किंगडम में शानदार सफलता हासिल की है और उसकी वापसी मैजिक टावर के लिए बड़ा फायदा होगी। और डेकुलिन के हालिया हेरिटिक्स से जुड़ाव को देखते हुए रेट ने कुछ गहरा इशारा किया, पर जल्दी ही स्पष्ट किया कि वह डेकुलाइन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा। एडेलिन ने कहा कि अगर लुइना सच में लौटना चाहती हैं तो वह विचार करेंगी। कमरे में बैठे प्रोफेसर्स ने यह सुनकर राहत की सांस ली। एडेलिन ने फिर उन्हें रिहा किया और उन लोगों को याद दिलाया जिन्होंने अभी तक अपने एग्जाम प्रश्न सबमिट नहीं किए कि वे जल्दी करें। प्रोफेसर्स जल्दी जल्दी बाहर निकल पड़े। बाद में एडेलिन ने नोट किया कि डेकुलिन हाल ही में थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। उसे यह भी लगा कि उसने जो टेस्ट सबमिट किया वो बहुत ज़्यादा वेल मेड, बहुत पॉलिश था। इतना कि ये अकेले उसी ने बनाया हो ऐसा लगना मुश्किल था। अपने आप में स्मर्क करते हुए उसने फैसला किया कि उसे थोड़ा तंग करके मजा लिया जा सकता है। और लुइना, जो डेकुलिन की पुरानी राइवल है, कि कमबैक की सोच ने उसकी प्लानिंग में एक्स्ट्रा मजा जोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद प्योर एलिमेंटल मैजिक की मिड टर्म परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स पहले से ही केओस में थे। कई स्टूडेंट्स एग्जाम पर शक करने लगे थे। डेकुलिन के सवालों के अजीब और असंभव होने की बातें फैलने लगीं और कुछ तो शुरू करने से पहले ही हार मानने को तैयार दिखे। एलन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने माना कि एग्जाम कंफ्यूजिंग है, पर याद दिलाया कि यह उनकी यूजुअल टेस्ट्स जैसा नहीं है। उसने फॉर्मेट समझाया। एग्जाम 10 दिनों तक चलेगा और आखिरी शैक्षणिक रविवार की मध्यरात्रि को डी लाइन होगी। हर स्टूडेंट अपना टेस्ट अकेले अपने असाइन किए हुए रूम में देगा। वे दूसरी परीक्षाओं में जाने, खाना खाने या सोने के लिए बाहर जा सकते हैं, पर टेस्ट पेपर को बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। और ऊपर से ऊपर यह एक ओपन बुक एग्जाम था। जूलिया ने भौं उठाई। ओपन बुक एग्जाम जो 10 दिन तक चलता है। बस यही बताने के लिए काफ़ी था कि यह कितना हार्ड होगा। एफेरिन पहले से स्ट्रेस्ड थी। पिछला एग्जाम ही कितना खराब था और अब यह। उसने शिकायत की कि डेक्लन कभी कुछ नॉर्मल सबमिट नहीं करता। अल्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और बात जोड़ दी। प्रोफेसर ने कहा कि अगर किसी ने फुल मार्क्स हासिल की तो वह खुद उनका रिकमेंडेशन लेटर अपने चीफ प्रोफेसर के टाइटल के नाम से लिखेंगे। कमरा सन्नाटे में डूब गया। ये बड़ी बात थी। मैच रैंक्स में ऊपर बढ़ना आसान काम नहीं था। आर्च मैच रैंक्स रैंक 1 एटर्नल से लेकर रैंक 11 डेब्यूएंट तक जाती थी, पर सिर्फ कोर्स पूरे कर लेने या वक्त बिताने से आप ऊपर नहीं जा सकते थे। आपको कड़क प्रमोशन एग्जाम पास करने होते थे और वे बर्बर होते थे। तो अगर कोई स्टूडेंट डेकुलाइन जैसे रैंक 4 आर्च मैच का रिकमेंडेशन लेटर ले आ पाए, जैसे कि एक मोनार्क का, तो वह वाइल्ड कार्ड जैसा होता। प्रायः यह प्रमोशन की गारंटी जैसा था। लेकिन ईफ्रेन खुश नहीं दिखी। अपने घोर दुश्मन की मदद लेना उसके मोटिवेशन को पूरी तरह मार देता था। वो उससे कुछ भी उधार नहीं रखना चाहती थी। फिर उसे एक ख्याल आया, क्या होता अगर वह वो रिकमेंडेशन ले ले और उसे इस्तेमाल करके उसके घमंड को रौंद दे। उसने कल्पना की कि कलन उसके पैरों पर गिरकर भीख मांग रहा हो। विचार ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। अचानक उसे एक ड्राइव आ गया। जूलिया ने उसे खुद से हंसते सुना और शक भरी नजर से देखा। एग्जाम के चौथे दिन तक एफरीन बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। अंधेरे घेरे उसकी आंखों के नीचे पड़ गए थे। उसे सचमुच एहसास हुआ कि यह टेस्ट कितना कड़ीडियाचा है। हर सवाल पिछले से भी मुश्किल था, लेकिन वही सवाल जबरदस्त भी थे। उन्हें हल करना दर्दनाक था। फिर भी हर बार जब वह कोई जवाब फोड़ देती तो उसे ऐसी संतुष्टि मिलती जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सोचने लगी, क्या डेकुलिन सच में इतना परफेक्ट टेस्ट बना सकता है? और यद्यपि यह पीड़क है, उसकी उस सेटिस्फैक्शन की खुशी ने उसे छोड़ने नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह रिकमेंडेशन लेटर पाएगी। लेकिन वह एक सवाल पर फंसी हुई थी
जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा थोड़ी फ्रेश एयर ले ले, क्योंकि दिमाग और देर तक वहीं रहेगा तो चरमरा जाएगा। इसी बीच सिल्विया बगीचे में आराम कर रही थी। उसके कंधे सख्त हो गए थे। एक सवाल पूरा करने में उसे पूरे 30 घंटे लग गए थे। उसे सच में ब्रेक की जरूरत थी। उसे पूरी तरह याद था कि घोषणा में कहा गया था, जो भी परफेक्ट स्कोर लेगा उसे रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। उस वक्त वह सोचती थी ये सब ड्रामा है, जो भी इस पेपर में टॉप करेगा उसे प्रमोशन के टेस्ट में मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अंदर ही अंदर फिर भी वह परफेक्ट स्कोर चाहती थी, न ग्रेड्स के लिए, न लेटर के लिए, अपने लिए। हर सवाल किसी आर्ट वर्क की तरह था। हर एक ने किसी नए तरह की समझ का दरवाजा खोला। वह मानती थी कि अगर वह सभी हल कर ले तो सिर्फ पास नहीं होगी, वह ग्रो करेगी, वह एक बेहतर मैच बन जाएगी। तभी किसी ने उसे देखा। वह एफरीन थी। जिज्ञासा में उसने एक नज़र डाली, सोचते हुए कि एफरीन कितनी आगे पहुंच चुकी होगी। ठीक उसी पल दोनों ने एक ही सवाल एक साथ फूंक दिया। एक दूसरे से पूछा, तुमने कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए? वे ठिठक गए, दोनों शर्मिंदा। सिल्विया ने माना कि वह नंबर 8 पर थी। एफरीन हैरान रह गई। क्या सिल्विया ने पहले ही हल कर लिया था? सिल्विया ने तुरंत साफ किया कि वह अभी भी उस पर काम कर रही थी। एफरीन ने कहा, यह तो तेज था। फिर माना कि वह नंबर 7 पर अटकी हुई थी। सिल्विया को यकीन नहीं हुआ कि वह सच बोल रही है। यकीन करना मुश्किल था कि एफरीन सिर्फ एक सवाल पीछे। पर अब फिक्र का वक्त नहीं था। उसने फोकस करना था, पूरा करना था। एफरीन ने पूछा, क्या सिल्विया उठ रही है? सिल्विया ने कहा, नहीं, बस ब्रेक ले रही थी। रात ढल गई और मैजिक टावर के स्टूडेंट्स अभी भी अपने एग्जाम में डूबे थे। तभी डेकुलिन ने कुछ फील किया। एक बड़ी अपहीवल आ रही थी। उसने नीचे अखबार की ओर देखा। रिपोर्ट में लिखा था कि एम्परर क्रेबाइम की हालत क्रिटिकल है, और उसे पता था कि यह बस शुरुआत है। वो जून खबरों के बारे में बार बार सोचता रहा। एम्परर क्रेबाइम की सेहत नाजुक थी। सम्राट हमेशा अपनी नरम और संतुलित अप्रोच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने डिवाइन और इंपीरियल पावर के बीच नाजुक संतुलन सावधानी से बनाए रखा। उन्होंने ब्लड श्राउड्स के खिलाफ कभी जोरदार नीतियां लागू नहीं की। दमन की जगह सहनशीलता चुनी। लेकिन असली चिंता सम्राट की मौत नहीं थी। असली सवाल था कि उसकी जगह कौन सिंहासन संभालेगा। नया शासक, जो पहले ही क्राउन किया जा चुका था, बिल्कुल अलग किस्म का आदमी था। डेकुलिन ने उसे सोफियन यकतेरे ऑगस्ट फोन गिब्रेन कहा। डेकुलिन को बिना किसी शक के पता था कि दुनिया बदलने वाली है। एकेडमी पर शाम छा गई थी। यह मिड टर्म का आखिरी दिन था। डेकुलिन के तथाकथित मैराथन एग्जाम ने पहले ही कई लोगों को बाहर कर दिया था। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। ग्रेड्स से फर्क नहीं पड़ा। छात्र अपनी सर्वाइवल को गर्व की तरह पहनने लगे। वे ऐसा घमंड करने लगे जैसे एग्जाम पास करना खुद में कोई बड़ी उपलब्धि हो। सबसे हैरान करने वाली बात, खत्म होने के बाद ज्यादातर जश्न मनाने नहीं गए। इसके बजाय वे चुपचाप सीखी हुई बातों पर सोचते रहे। यही रिएक्शन सबका ध्यान खींच गया। मैजिक टावर के प्रोफेसर भी उस अब तक बदनाम एग्जाम पेपर में दिलचस्पी लेने लगे। और ठीक उसी पल केवल 2 छात्र ही अंतिम प्रश्न पर काम कर रहे थे। नंबर 8 का सवाल, एफरीन और सिल्विया। एफरीन आखिरी रुकावट को घूर रही थी, साफ झल्लाई हुई। पर चाहे कितना भी मुश्किल हो, वे हार मानने को तैयार नहीं थी। इतनी सारी कॉफी पीने के बाद अब हार नहीं मान सकती थी। वह चलते फिरते कंकाल सी लग रही थी। फिर भी उसने ध्यान लगाने का जोर लगाया। अगर थोड़ी और टिक सकती तो, अगर वह सच में सवाल क्या मांग रहा है ये देख पाती तो। हॉलवे में डेकुलिन और एलन इंतजार कर रहे थे। तभी एक एग्जाम रूम से अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। एलन झकझोर गया। किसी ने फाइनल क्वेश्चन हल कर लिया था। डेकुलिन पहले से ही जानता था कौन था। दरवाजे का नॉब धीरे से घूम गया। डेकुलिन अंदर दाखिल हुआ, जबकि छात्र धीरज से इंतजार कर रहा था। फिर उसने धीरे से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने सामने बैठे छात्र को देखा और कहा कि उसे पता था वही इसे हल करेगी। उसने उसकी बधाई दी। वह छात्र कोई और नहीं बल्कि सिल्विया थी। उसके एग्जाम रूम ने जिंदगी से भरा हुआ एक मास्टरपीस बन लिया था। वैन गॉग की स्टारी नाइट की तरह हवा में जादुई रोशनी घूम रही थी। रंग चमक रहे थे, जादुई तत्वों से भरे हुए तैर रहे थे। यहां तक कि ठंडे नीले रंगों में भी गर्माहट थी। रोशनी तारों सी उम्मीद से टिमटिमा रही थी। गर्म और ठंडे रंग मिलकर चकाचौंध और तेज बन रहे थे। यह सिर्फ जादू नहीं था, यह एक कृति थी। डेकुलिन खुद भी इसे देखकर यकीन नहीं कर पाया। डेकुलिन के मन में खुद जिसने सवाल बनाए थे वह भी इतनी खूबसूरती का प्रकटीकरण नहीं कर सकता था। उसे अपनी सीमाओं का एहसास था। उस अंतिम प्रश्न के भीतर छुपा था किम्बुचान, एक आदमी जो कभी कलाकार बनने का सपना देखता था। वह अपनी कला से दिल हिलाना चाहता था, पर कच्ची प्रतिभा की कमी थी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी और रास्ते में डेकुलिन की एस्थेटिक भावना इस आखिरी प्रश्न में घुल मिल गई। अब सिल्विया की अभिव्यक्ति को देखते हुए दोनों, कुल्लिन सौंदर्य का प्रेमी और वुजन आकांक्षी कलाकार, एक गहरी शांति महसूस कर रहे थे। उसने सिल्विया की तरफ देखा और एक बार फिर कहा कि उसने अच्छा किया, और हैरान करते हुए उसने उसका शुक्रिया भी अदा किया। वह टिप्पणी सुनकर छात्र चौंक गई। फिर वह चला गया। सिल्विया भी उसे धन्यवाद कहना चाहती थी। वह घूमते रंगों से खेली, उन्हें अपने हाथों के चारों ओर नाचने दिया। जैसे ही उसने किया, वह उन सभी लोगों को याद करने लगी जिन्होंने कहा था कि उसे आर्कमेज बनना चाहिए। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जादू खुद में पहले से ही खूबसूरत था। उसे आर्कमेज बनने की जरूरत नहीं थी। वापस हॉलवे में एलन एफरीन के कमरे के पास गया और कहा कि समय खत्म हो गया है। उसने जवाब दिया कि यह अफसोस की बात है। एलन ने कहा कि उसने अच्छा किया। उसने बताया कि आखिर तक 2 लोग ही उस सवाल को आजमा रहे थे। उसने पूछा, क्या सिल्विया ने सब कुछ हल कर लिया था? एलन ने सिर हिलाया। उसने उसे मॉन्स्टर कहा, पर साथ ही एक जलन भी महसूस कर ही नहीं पाई। फिर वह इसके बारे में सोचने लगी। उसकी रिकमेंडेशन लेटर्स और डेकुलिन के बारे में जो विचार थे, सब गायब हो गए थे। बचा केवल उसका मैजिकल जिज्ञासा और नॉलेज की भूख। वो भी हर चीज़ का जवाब जानना चाहती थी। परीक्षा खत्म हो जाने के बाद भी उसके मन में सवाल बने हुए थे।
तो उसने ठाना कि वह सवाल हल करते रहना जारी रखेगी। वह एलन की ओर मुस्कुराई और एलन भी उसकी परसिस्टेंस की तारीफ करते हुए मुस्कुराया। उसने कहा कि वह उसकी चीयर करेगा और बस डेकुलिन की परीक्षा आखिरकार खत्म हुई। एफ्रीन बगीचे की ओर निकल गई। वह मैराथन परीक्षा से बिल्कुल थक चुकी थी। अगर उसने सारे सवाल हल कर लिए होते तो शायद अचीवमेंट का वह सुकून महसूस होता, पर उसके दिमाग में परीक्षा के आखिर में जो कुछ भी इंतजार कर रहा था वो था एक दरवाजा जिस पर ग्राफिटी थी और एक ठंडी सी बिस्तर। तभी 3 साए नजर आए। किसी ने एफ्रीन को बुलाया। वो जूलिया थी और उसके क्लब के दोस्त। जूलिया ने कहा कि एग्जाम के बाद अनवाइंड करना यूजुअल बात है। उसने उसे कहीं जाकर कुछ टेस्टी खाने का इन्वाइट किया। यह सुनकर एफ्रीन का दिल छू गया। जूलिया ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि उसका चेहरा ब्लैंक लग रहा था। एफ्रीन ने आंसुओं को रोक लिया और फिर पूछा क्या परीक्षा टफ थी। जूलिया ने एफ्रीन को देखकर सच्चे दिल से एडमायर किया कि वह कितनी स्ट्रांग रही। फिर उसने कहा कि चूंकि एफ्रीन की वजह से वे लेट हुए हैं, अब उसका बिल एफ्रीन को ही भरना होगा। यह सुनकर एफ्रीन का सेंटीमेंट उड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा। फाइनल एग्जाम के कुछ दिन बाद एफ्रीन ने आखिरकार वो आखिरी सवाल भी हल कर लिया जिसे उसने पहले छोड़ी एच दिया था। उस चमकती रोशनी को निहारते हुए वह धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें उसकी उपलब्धि की खुशी से चमक उठी। भावनाओं से ओतप्रोत होकर उसने चुपचाप कहा इतना खूबसूरत है। तभी दरवाजे के पीछे से एक पहचानने वाली आवाज आई। जूलिया, उसकी करीबी दोस्त, पूछ रही थी क्या एफ्रीन तैयार है। एफ्रीन ने पलक के कोने से एक आंसू पोंछा और धीरे मुस्कुराते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। बाद में दोनों एक नज़दीकी कैफे में मिली, एकेडमी के पास ही, जहां उन्होंने खुलकर दिल की बातें की। परीक्षाओं के बाद का वो रिलीफ साझा किया और माना कि यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ऐसे शांत पल की कद्र उन्होंने की। एफ्रीन ने आने वाली मीटिंग का उत्साह जताया और जूलिया ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एफ्रीन के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता छा गई जब उसने स्वीकार किया कि परीक्षा छोड़ने का फैसला न करने के लिए वह कितनी ग्रेटफुल थी। उसने इसे अपने मैजिक से जुड़ी सबसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में से एक माना। तभी जूलिया ने एफ्रीन के विचारों को काट दिया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी। उसने पूछा क्या एफ्रीन ने खबर सुनी है। चौंककर एफ्रीन ने पूछा क्या खबर। जूलिया ने रहस्यमय अंदाज में आसमान की ओर इशारा किया और प्रोफेसर डेकुलिन की बात बताने लगी। ऐसा सुनने में आया था कि प्रोफेसर की परीक्षा ने काफी हलचल पैदा कर दी है और उन्हें स्काई आइलैंड बुलाया गया है, जिसे फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एफ्रीन यह सुनकर साफ हैरान रह गई। जूलिया ने आगे बताया कि यह फ्लोटिंग आइलैंड लगातार 1500 मीटर की ऊंचाई पर तैरता रहता है और यह मैजिक टेक्नोलॉजी के महान दिमागों द्वारा बनाया गया एक चमत्कार है। वह दुनिया भर के मेजिस के लिए एक सेफ हेवन है, जहां सबसे एडवांस्ड मैजिकल नॉलेज बनी रहती है और जो एक न्यूट्रल डोमेन की तरह इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट करता है। स्वाभाविक रूप से यह रिसर्च के लिए ऑब्सेस्ड एक्सेंट्रिक स्कॉलर्स का सैंक्चुरी बन गया था। जूलिया के अनुसार प्रोफेसर डेकुलिन की परीक्षा की क्रिएटिविटी और डिफिकल्टी की खूब तारीफ होती हुई और यह स्काई आइलैंड पर हॉट टॉपिक बन गई। उन्हें वहां लेक्चर देने का इनवाइट आया था, खासकर अपने मिड टर्म एग्जाम के पीछे के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सीन फिर फ्लोटिंग आइलैंड पर शिफ्ट हुआ। डेकुलिन वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा कि उनकी परीक्षा को इतनी पॉपुलैरिटी मिलना उन्हें अनपेक्षित रूप से खुश कर गया। इस लेक्चर के मौके ने सिर्फ उनकी रेपुटेशन बढ़ाई ही नहीं, बल्कि उन्हें 30 मैना पॉइंट्स का बूस्ट भी दिया। उन्होंने खुद को लकी समझा और पेमेंट भी काफी जेनरस था, करोड़ों कोरियन वन के बराबर। इससे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यह बात और ज्यादा अपनाया जाए। परीक्षा पेपर को टेबल पर रखकर वह लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ, जहां प्रोफेसर रेलान और रॉयल यूनिवर्सिटी के कई मेज पहले से मौजूद थे। पोडियम पर खड़े होकर डेकुलिन ने कंपोज्ड होकर ऑडियंस का स्वागत किया। उसने खुद को इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर का चीफ प्रोफेसर, किंग रैंक का मेज और एलिमेंट्स का मास्टर बताते हुए परिचय दिया। उसने ऐलान किया कि आज का टॉपिक होगा मैजिक टावर यूनिवर्सिटी का मिड टर्म एग्जाम और लेक्चर करीब 2 घंटे चलेगा। सवालों में कूदने से पहले उसने कहा वो प्योर एलिमेंटल फोर्सेस पर एक छोटा सा एक्सप्लेनर से शुरुआत करेगा। वो बस शुरू ही हुआ था कि प्रिंसिपल एडलिन अपनी बगल वाले से धीमे सुर में फुसफुसाती सुनी गई। क्या तुमने एग्जाम क्वेश्चंस देखे हैं? एक ठंडी आवाज आई। ये तो साफ प्लेजरिज्म है। डेकुलिन अपने दम पर इतना ब्रिलियंट मटेरियल सोच ही नहीं सकता। बोलने वाली थी लुइना वॉन शिलरोड मैक्वीन, वो मेज जो कभी चीफ प्रोफेसर की कुर्सी के लिए लड़ी थी और डेकोलाइन से हार गई थी। शक शुभे की धीमी फुसफुसाहटों के बावजूद लेक्चर आराम से आगे बढ़ता रहा। डेकुलिन ने अटेंडीज को कॉन्सेप्ट्स पकड़ाने के लिए मैजिक टावर की पुरानी लेक्चर्स का हवाला दिया, पूरी मेहनत से, स्टेप बाय स्टेप। ऑडियंस नए ऑर्गेनाइज्ड फ्लो से खींचती चली गई। ऐसा प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले महसूस नहीं किया था। जैसे ही वो क्वेश्चन 6 पर बढ़ने वाला था, एडलिन ने हाथ उठाया और सवाल दाग दिया। उसने हवा में एक मैजिक सर्कल खींचा और पूछा, मैजिक नंबर 6 को डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के साथ बेस्ट तरीके से कैसे कंबाइन करें, प्योर एलिमेंट्स और मैजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्टिंक्शन पकड़ते हुए। डेकुलिन प्रिंसिपल की मौजूदगी पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने पटाख से उसकी नीयत पढ़ ली। उसे एडलिन की शरारती रेपुटेशन याद आई और शक हुआ कि यह जिज्ञासा शायद एग्जाम की ऑथेंटिसिटी पर डाउट से निकली है। थोड़ा खेल में साथ देते हुए उसने उसके मैजिकल फॉर्मेशन पर एक सीधी लाइन खींची और सबटल सर्विक कर दिया। फिर समझाया, बस एक लाइनियर कोड सर्किट ऐड कर दो, काम हो जाएगा। एडलिन ऑफ गार्ड पकड़ी गई, हड़बड़ाते हुए थैंक्स बोल पाई, लेकिन वो रुकी नहीं। बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी में एडलिन ने डेकुलिन पर मुश्किल सवालों की पूरी बरसात कर दी। फिर भी उसने काल्म बनाए रखा, हर सवाल का फ्लुएंट जवाब, मैजिक की गहरी समझ से। धीरे धीरे कुछ लोग भौहें चढ़ाने लगे। लेक्चर का फ्लो टूट रहा था, इरिटेशन साफ दिखा।
मूड बदलता देख एडलिन आखिरकार चुप हो गई। मात्र 10 मिनट बचे थे। डेकुलिन ने रैप अप शुरू किया। उसने कहा, क्वेश्चंस पर लगा समय देखते हुए वो एग्जाम का फाइनल क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेगा। सबकी नजरें फौरन एडलिन पर टिक गईं। वो होंठ फुलाकर नाखुश दिखी मगर चुप रही। अचानक एक और आवाज ने हवा को चीर दिया। आवाज लुइना की ही थी। उसने पूछा, क्या सवाल नंबर 8 सच में डेक्युलिन ने खुद बनाया था? उसकी आंखों में कड़वाहट भरी पड़ी थी। डेक्युलिन भौहें चढ़ा गया। उसे पहचान लिया, वही प्रोफेसर जिसे वह कभी मैजिक टावर से निकाल चुका था। वह फिर अड़ गई। कहने लगी, उसे बस इतना जानना है कि क्या वही उस सवाल का असली लेखक है। हॉल में फुसफुसाहट फूट पड़ी। क्या वो प्लेजरिज्म का इशारा कर रही है? डेक्युलिन ने ठंडी सांस में कहा, दूसरों से इंस्पिरेशन लेना आम बात है। फिर एक तेज माना सर्च के साथ उसने हवा में एक बेहतरीन जादुई इमेज रची, वैन गॉग की स्टारी नाइट सा एहसास। उसने ऐलान किया कि उस सवाल की हर चीज उसकी ओरिजिनल रचना थी और अभी जो उसने दिखाया वो उस विवादित एग्जाम क्वेश्चन से पूरी तरह अलग था। फिर वह लुइना की ओर मुड़ा, ये जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है या नहीं? उसका चेहरा झुंझलाहट में मरोड़ गया, पर साफ था कि अब हालात उसके काबू में नहीं थे। लेक्चर खत्म, उसका काम पूरा हुआ। उसका माना 30 पॉइंट बढ़ चुका था। वापसी के रास्ते में डेक्युलिन ने अपने फ्यूचर पर सोचा। कहानी के मुताबिक लुइना से उसका रिश्ता तनातनी भरा ही रहने वाला था। अभी तो शांति है, पर दूर क्षितिज पर तूफान तैयार लगता था। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि एकदम से ठिठक गया। एक रहस्यमयी साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने आंखें सिकोड़ दी। वह एक औरत थी, चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना। जैसे ही उसने उसकी ओर रुख किया, निगाहें चाकू सी तेज खूनी इरादे से भरी, मानो बरसों की दुश्मनी दिल में दबाए बैठी हो। बेचैन होकर डेक्युलिन बुदबुदाया, कौन है ये और क्यों लग रहा है जैसे अभी मेरे चेहरे पर मुक्का जड़ देगी? दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे, चेहरों पर अटपटा सा असहजपन, नजरें एक दूसरे में उलझी हुई। डेक्युलिन ने यादों की धूल झाड़ी और आखिरकार पहचान लिया। यूनिवर्सिटी के दिनों की उसकी सहपाठी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए बोला कि आखिर कब मिले थे हम लोग? कितना वक्त गुजर गया? शार्लोट का चेहरा उलझन भरा हो गया और उसने कहा कि इतने करीब नहीं है हम कि एक दूसरे को नाम से बुलाएं। डेक्युलिन ने शांत बना रखा और जवाब दिया कि अगर वो चाहे तो वह उसे प्रिंसेस माहो कहकर बुला सकता है। फिर उसने पूछा क्या उसे सच में उनकी शार्लोट से रिश्ते की परवाह नहीं थी, और कहा कि अब सबसे जरूरी वही है, प्रिंसेस माहो, जो शार्लोट की सुरक्षा में है। इसी हालात को देखते हुए सम्राट क्रेबाइम जल्द ही चल बसे, ये काफी संभाव्य था। और जब वह वक्त आएगा तो गेम में एक बड़ा मोड़ आएगा। कई नामी कैरेक्टर जानलेवा हालात में फंसेंगे और नए इवेंट्स खुलेंगे। इस बार जिसे डेक्युलिन को बचाना था वह थी माहो, एक ऐसा किरदार जिसे उसने खुद क्रिएट किया था। उसकी किस्मत में गेम के सेकंड हाफ की मेन स्टोरी लाइन पर पॉजिटिव असर डालना लिखा था। उसकी जटिल रक्त रेखा की वजह से माहो की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती। वह यूरेन रिपब्लिक के सिंहासन के लिए दूसरी क्रमिका पर थी और लियोक राज्य की राजसी उत्तराधिकार सूची में तीसरे नंबर पर। राजसी खून से बंधी एक प्रिंसेस। वो फिलहाल पढ़ाई का बहाना बनाकर साम्राज्य में रह रही थी, पर जैसे ही सम्राट का अंत होगा और वह साम्राज्य छोड़कर जाएगी, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। स्लॉट ने चुपती निगाहों से देखा और तंज कसा कि इतने सालों बाद भी वह लोगों से कठोर सच्चाई खींचने में माहिर ही निकला। ठीक उसी पल डेक्युलिन ने अचानक उसके हवाले एक क्रिस्टल ऑर्ब रख दिया, जिससे वह चौंक पड़ी। वह शांत स्वर में समझाने लगा कि ज्यादा घबराए मत, वह उस साथी के लिए एक लाइफलाइन बनेगा जिसने मौत का रास्ता चुना है। शार्लोट को डेक्युलिन की बातों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ।